सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद ही आंसर को क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर आने वाला है, जो भी आपने टिक किया कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो अच्छी तरह से रीड करने के बाद सॉल्व करें और फिर ही क्लिक करें। और याद रखें कि आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं, कितना ज़्यादा समय ले रहे हैं, कैसी अप्रोच है आपकी, इन सब में भी सुधार करना होगा, ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको क्या हो, एग्ज़ाम में आप बहुत ही कम समय पर उत्तर बताएं और बिल्कुल सटीक उत्तर आए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 52% मतलब पहले पूरा पढ़ लीजिए। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक कुल वैध मतों का, ठीक है, यहाँ पर वैध मत का वोकैब यूज़ किया गया है, इसका मतलब कि अवैध भी होंगे कुछ, ठीक है। फिर कुल मतों में 25% अवैध थे, वोटों की कुल संख्या इतनी है। और क्या पूछा, कितने वैध मत अन्य व्यक्ति को मिले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बातों को समझिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा 84, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 8400 वैध मत है। 8400 वैध मत है, जिसमें से 25% तो मतलब कि 8400 टोटल मत है, जिसमें से 25% तो अवैध हो गए ना। तो अवैध हो गए, इसका मतलब हम निकाल देते हैं वैध मतों की संख्या। क्या निकाल देते हैं अपन, वैध मतों की संख्या। 8400 में से यदि 25% अवैध हो गए तो 75% वैध मत बचे। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जब 75% वैध मत बचे, इसमें से अब ये जो भी आया ना, इसमें अब दो भागों में बांट रहा है। एक को मिल रहा है 52%, तो दूसरे को कितना मिला होगा वैध मतों का, 48%। ये वैध मतों की बात हो रही है कि वैध मत का यदि एक को 52% मिल गया तो दूसरे व्यक्ति को 48% मिला होगा। तो इसका मतलब दूसरे व्यक्ति का आपको निकालना था वैध मतों का। तो वैध मत 75% थे, उसका 48% दूसरे को मिल जाएगा, तो वो आपने कर दिया। 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, और फिर 25 तिया 75, 25 चौको 4 बार में, और 4 से इसको 12 बार में। अब आपके पास आया 84, ठीक है। 84 इंटू 3 इंटू 12 आपके सामने है, 84 इंटू 3 इंटू 12। हाँ, एग्जाम में कहाँ से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, जब आपका ये आंसर आ गया ना, तो आप इसको गुणा करने नहीं बैठ रहे, आपने ना केवल यूनिट से, सबसे पहले आप यूनिट में, क्योंकि आपको एग्जाम का स्टैंडर्ड देखते हुए चलना है। कई एग्जाम में तो सबके लास्ट में यूनिट 4 रहेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चा होशियार है, यूनिट से करता है, ठीक है। तो इसीलिए कई एग्जाम में तो 4 रहेगा, तब तो आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग यूनिट है, तो आपने कहा 4 तिया 12, मतलब 2 यूनिट आई, फिर 2 दूनी 4, तो लास्ट में 4 यूनिट केवल थर्ड ऑप्शन में है, तो इसी को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो ही नहीं सकता, निर्धारित किया जा सकता है ना, यहाँ इसमें ऑप्शन में दिया निर्धारित नहीं किया जा सकता, जबकि हमने तो निर्धारित कर लिया, तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। बाकी 3 ही ऑप्शन बचे, 3 में केवल आपने यूनिट देखा और बन गया। अगर मान लीजिए यूनिट नहीं मतलब सबके सेम होते सर, तो फिर क्या करते, फिर डायरेक्टली 84 इंटू 3 इंटू 12 का मल्टीप्लाई ही करते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ, आई होप कि आपको ये बात समझ में होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो याद रखिए क्वेश्चन बड़े आसान रहेंगे, लेकिन कब, जब आपने बातों को पहले से समझा होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर अब बोलता है फ्रैक्शन 20/27 हो गई, तो कैसे करना है आपको, P/Q। आपने क्या किया, P/Q एक फ्रैक्शन मान लिया, जो कि कितनी हो गई, 20/27 हो गई है, 20/27 हो गई है। अब P/Q, तो देखिए यहाँ पर जो भी संख्या अपने आप में ना 100% के बराबर होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है जब तक उसमें कोई चेंजेस ना किया जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ है भाई, यदि एक भिन्न के अंश में देखिए 400% बढ़ा दिया। अब देखिए 400 को हम क्या कर रहे हैं, 400%, कोई भी संख्या तो अपने आप में 100% होती है, यदि 400% बढ़ा दिया तो वो कितने परसेंट हो गई, वो संख्या अपने आप में 500% हो गई। फिर हर में क्या किया, 500% बढ़ा दिया, तो 100% थी, 500% बढ़ा दिया तो 600% हो गई। और इतना करने के बाद वो फ्रैक्शन 20/27 हो जाती, तो आपने वो लिख दिया। फिर 00 से 00 को काट दिया, 5 से 20 को काटा 4 बार में, और ये 6 और 27 को आपने 3 से काट दिया, 3 दूनी 3 नाम 27। तो आपका P/Q कितना आ गया, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 से हो गया, तो 2 चौको 8, और बटे में 9 बचा रहा, तो 8/9 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि 8/9 फर्स्ट ऑप्शन में है। इसको क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। बोलता है कि 175 उम्मीदवार थे और उनमें पास हुए 140, पास होने का प्रतिशत बताओ। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आप नीचे लिखेंगे कि 175 टोटल स्टूडेंट थे, जो कि कितने के बराबर है, टोटल 100% के बराबर है, क्योंकि 175 स्टूडेंट बैठे थे, ठीक है।
अब कितने का हमें निकालना है, हमें निकालना है पास होने वालों का प्रतिशत। तो पास होने वाले कितने हैं, पास होने वाले हैं 140, 140 का आपको प्रतिशत निकालना है। 25 से आपने 4 बार में काटा, 25 से आपने कितनी बार में काट दिया, 4 और 3 7 बार में काट दिया, 7 से इसको 140 को काटा 20 बार में, 20 को 80% आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये देख लीजिए आपका 80% बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक गांव में मतदान की आयु के 360 लोग रहते थे, मतलब जो भी वोट देने लायक हो गए ना, 18 साल के ऊपर हो गए हैं, वो उनकी कुल संख्या कितनी है, 360 है। और यहाँ पर देखिए एक एरर है, ठीक है, आंसर में आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या एरर है, पहले वो सुधार लें। एरर हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी रेशो या परसेंटेज का कंपेरिजन किया जाता है तो किससे किया जाता है, नीचे वाले से। मान लीजिए कल को ये बोलता है आपसे, क्या बोल रहा है भाई, कि कुत्तों की संख्या बिल्लियों की संख्या का अनुपात इतना है, ठीक है, कुत्तों की संख्या और बिल्लियों की संख्या का अनुपात इतना है, तब तो डायरेक्टली वो सीधा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन कभी से का वोकैब यूज करते हैं ना, कि कुत्तों की संख्या का अनुपात बिल्लियों की संख्या से अनुपात, ठीक है। तो जब भी से का प्रोनाउंसिएशन आएगा ना, कि कुत्तों की संख्या का रेशो बिल्लियों की संख्या से, ठीक है, डॉग का रेशो मतलब बिल्ली से, ठीक है, डॉग का रेशो बिल्ली से, बिल्ली कैट, ठीक है। तो जब भी ये से आता है ना, से का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। से का मतलब नीचे वाली बात हो रहा है, कुत्तों का बिल्ली से, तो जिससे भी तुलना कर रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि नीचे लिखते हैं। तो 3:2, इसका मतलब कुत्तों का बिल्ली से तो 3 कुत्ते होंगे और 2 अनुपात में बिल्लियां होंगी। जिससे भी तुलना करता है वो बाद में होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि लड़कियों का अनुपात लड़कों से, ठीक है, एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों से, तो जो भी बाद में आया मतलब कि जिससे भी तुलना कर रहे हैं वो हमेशा नीचे होता है। तो अगर हमने ये लिखा 3/5 है, तो इसका मतलब 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि लड़कियों का अनुपात कक्षा में, तो नीचे वाला कक्षा है और ऊपर वाला लड़कियां हैं। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि रेशो क्या होता है, ठीक है। रेशो की तुलना किससे की जाती है, कैसे की जाती है, तो जिससे भी बोलेगा ना वो हमेशा नीचे होता है और जिसकी भी बोलता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो तुलना जब भी कंपैरिजन करे रेशो का, तो याद रखें इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में एरर है, मतलब कि हिंदी में तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। गलत का मतलब क्वेश्चन पढ़े खुद ही समझ में आएगा। वह लोग जिन्होंने मतदान के लिए पंजीकरण कराया से, मतलब यहाँ पर बोल रहा कराया से, है ना। तो जो नीचे आएगा कराया, नीचे आएगा जिन्होंने कराया है पंजीकरण, और ऊपर क्या आएगा, ठीक है, नीचे आएगा कराया और ऊपर आएगा जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, नहीं कराया, कराया से नहीं कराया का अनुपात है ना, नहीं कराया। तो आपका हिंदी में तो ये वाला सेंस आ रहा है, लेकिन वही इंग्लिश में समझिए, ठीक है। ये जो से है, इसके आपको पढ़ने पर हिंदी में क्या सेंस आ रहेगा, कि नीचे है कराया वाला और ऊपर है नहीं कराया वाला। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, द रेशो ऑफ द पीपल हु रजिस्टर टू वोट टू दोज हु डिड नॉट रजिस्टर। किससे कंपेरिजन किया, यहाँ पर समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पर जो 2 है ना, किससे कंपैरिजन किया, दोज हु डिड नॉट रजिस्टर्ड, मतलब कि किससे तुलना करा है, नॉट रजिस्टर्ड से, डिड नॉट। यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड से कंपैरिजन किया है डिड का, कि नहीं कराया का कराया से अनुपात, और जबकि यहाँ पर क्या है कि कराया से नहीं कराया का अनुपात। तो आपका कभी आप ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं ना, आप मान लेते हैं कि आंसर की आई और आपने हिंदी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही कि आपका आंसर सही आया है, लेकिन वहाँ पर आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, और आप फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा पाएंगे। वहाँ पर जब आप जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं ना, जब उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है क्वेश्चन में, तो उसका इंग्लिश वर्जन मान्य होगा, इंग्लिश लैंग्वेज मान्य होगी। अगर हिंदी का ही पेपर दे रहे तब तो बात अलग है, लेकिन अगर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आया है तो वहां पर इंग्लिश ही मान्य होगी, हिंदी को नहीं दिया जाता। तो ये गलत बात है, फिर भी अब क्या करें, जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने बताया कि आपने एक बार इंग्लिश को पढ़ लिया, इंग्लिश को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर रेशो किससे बोला गया है। डिड नॉट से कंपेरिजन करने को डिड का कंपेरिजन करा है, तो इसका मतलब नीचे वाला अनुपात नहीं वाला है और ऊपर वाला है वाला। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं गई होगी। हमेशा आपको याद रखना, जिससे भी तुलना करेगा वो नीचे वाला का रेशो रहेगा और जो भी करेगा वो ऊपर वाला। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो 3 और 2 का रेशो है, 3 और 2 का रेशो है, तो जितना भी रेशो है 3 और 2 का, तो हमने जमा दिया, 3 और 2 का रेशो हमने जमा दिया। इसके बाद क्या बोलता है, तो 2 किसका हो जाएगा भाई, 2 है डिड नॉट का। 2 किसका है भाई, द रेशो ऑफ द पीपल हु वोट टू दोज
हु डिड नॉट रजिस्टर। तो ये है नहीं वालों का और ये है वालों का। तो टोटल इसका मतलब 5 लोग है, 3 और 2 का मतलब 5 रेशो है इनका लोगों का, जो कि 360 के बराबर है। और आपसे पूछा कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है, और कराया है का तो रेशो 3 है ना, तो 5 से आपने इसको काट दिया, कितने 5 सत्ते 35, 5 दूनी, अब 3 दूनी 6, लास्ट में 6 यूनिट में केवल एक ही है, इसको क्लिक करके आगे बढ़ देना है। फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 का 2 से, तो 216 आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी, ठीक है। और जो रेशो का कॉन्सेप्ट समझा है ना, वो बहुत जरूरी है, उसको भी फोकस करिएगा और उसको अच्छी तरह से याद रखना ना, कि ये, वरना अगर आप ऐसे आंसर निकालते तब तो आपका कुछ और आता, फिर गलत हो जाता है ना। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को याद रखते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में करते हैं, बोलता है 3 2। यहाँ पर याद रखिए कि ये आंसर गलत है आपका ना, ये आंसर गलत है। कितना आएगा वो बता देते हैं। हमने 700 पेड़ लगाए, प्रत्येक 3 पतझड़ वाले पेड़ों के लिए हमने 2 कॉनिफर लगाए हैं। तो इसका मतलब अगर 3 पतझड़ वाला पेड़ लगाते हो तो 2 कॉनिफर लगाना पड़ रहा है। तो इनका क्या होगा, रेशो 3 और 2 5 का है, इनका रेशो भी 3 2 5 का है। तो आपने बोला 5 पेड़ लगा रहे हैं, जो कि 720 के बराबर है, क्योंकि टोटल पेड़ तो आपने 5 लगाया रेशो में, और रियल में, रुकिए, हमने 720 कर दिया ना, 700, रियल में 700 के बराबर है वो, ठीक है, 700 के बराबर है। अब उसने बोला कॉनिफेयर वाले पेड़, तो कॉनिफेयर वाले पेड़ कितने हैं भाई, कॉनिफेयर वाले पेड़ों का रेशो 2 है ना, यहाँ पर आंसर 3 का निकाल दिया उसने, गलत कर दिया, ठीक है। कॉनिफेयर का 2 रेशो है, तो आपने 2 निकाल दिया। तो इसको जब काटा तो हो गया 14 पंजे 70 होता, तो 140 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 140 का 2 गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉनिफेयर वाले पेड़ बोला तो 2 का अनुपात, और अगर वो क्या बोला होता पतझड़ वाले पेड़, तो 3 का रेशो आप निकाल देते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम है, इसलिए अपन इसमें हिंदी का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों का ही मान्य कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में कुछ और होता तो आप फिर बोल देते क्या, इंग्लिश वाले से ही आंसर निकालते हो, वही आपका सही माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रेट, सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर बैंक में आप गए हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, मतलब कि जो आपकी इनकम रहेगी क्या कहलाएगी। मान लीजिए आपने 500 रुपये बैंक में जमा किया, तो क्या 500 रुपये आपकी इनकम है, नहीं भाई, 500 रुपये अगर आपने जमा किया तो वो तो आपने इन्वेस्ट किया, तो वो थोड़ी ना आपकी इनकम में काउंट होगा। जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वही आपकी इनकम कहला रही होगी, जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वही आपकी इनकम कहला रही होगी। तो 500 रुपये में अगर आपको 10 रुपये ब्याज मिल गया तो 10 रुपये आपका एक्स्ट्रा ब्याज कहलाएगा, या एक्स्ट्रा इनकम कहलाएगी, या इनकम कहलाएगी, ठीक है। और 15 रुपये फिर मिला, तो आप बताइए कि पहले आपकी इनकम 10 रुपये थी, अब 15 हो गई, तो कितने रुपए बढ़कर मिल गई, 5 रुपये। इसी तरह का कॉन्सेप्ट ये देना चाहता है, ठीक है। तो बोलता है ब्याज की दर पहले क्या थी, मतलब कि पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्याज ही आपकी इनकम का रोल कर रहा है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो थोड़ी ना इनकम कहलाएगी, जो आपको एक्स्ट्रा पैसे या उससे उस जो भी इन्वेस्टमेंट किया उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वही आपकी इनकम कहलाएगी। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है वही आपकी एक प्रकार से इनकम कहलाएगी। तो पहले ब्याज की दर थी 6.5% और फिर हो गई 8%। तो आप मुझे बताइए कि कितना परसेंट आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो आप कहेंगे सर 6.5 और 8 का जब अंतर निकालेंगे तो पहले तो आधा बता दिया 7 और फिर एक और जोड़ दिया, तो ये 8% ब्याज, मतलब कि आपको जो एक्स्ट्रा पैसे ब्याज मिले हैं ब्याज के तौर पर वो है 1.5%। और 1.5% किसके बराबर है उसको चलते हैं। 1.5 का मतलब आप बोलेंगे कि 3/2 एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, जो कि 405 रुपए के बराबर है। और आपको चाहिए उस व्यक्ति की शुरुआती आय बताइए। तो शुरुआती आय कितनी थी, 6.5%। 6.5 का मतलब कितना है, 13/2। उस व्यक्ति की शुरुआती आय 6.5% मतलब 13/2 एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो आपने 13/2 लिख दिया और फिर ये लिख दिया। तो अब 3 से इसको काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 पंजे 15, 135। 135 इंटू 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कि करना जरूरी है क्या मल्टीप्लाई, अगर है तो फिर कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखें यूनिट के कॉन्सेप्ट से बस काम हो जाएगा। कैसे है, 5 तिया 15, 5 लास्ट में इसके 5 और लास्ट में इसके 3 है, तो 5 तिया 15 आपका काम हो जाएगा, वरना 13 इंटू 135 कर देते हैं। तो 15 मतलब लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में, तो इसी को क्लिक करके आगे बढ़ जाए। वरना अगर, क्योंकि आंकड़े पर्याप्त तो गलत ऑप्शन है, मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंकड़े तो पर्याप्त है, आंसर निकालने के लिए आंकड़े पर्याप्त है, तो इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है। क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, आई होप कि आप ये बात को भी समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और फिर जो भी ना समझ में आए ना तो आप बता दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया, 8 नहीं आया, जो भी है सारी चीजें बता दीजिएगा। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हालांकि उम्मीद तो ये है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7वें क्वेश्चन में, कि 7वां क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर बोलता है रेट दे दिया है 10%, समय दे दिया है 3 साल, और ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये दे के रखा है। ये सारी चीजें दे दिया आपको। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इन क्वेश्चनों को ना हमने आपको सॉल्व करने के कितने सारे बहुत सारे मेथड बताए, मतलब CI और SI के लिए हमने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए हैं। कौन कौन सा मेथड, ट्री मेथड, फ्रैक्शन मेथड, रेशो मेथड,
ठीक है, और उसके बाद परसेंटाइल मेथड, फॉर्मूला मेथड, ठीक है, कॉन्सेप्ट मेथड, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताएं कि इस तरह से आपको सीआई के क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें एग्जाम में भी आपको तैयार करना है कि एग्जाम में आपको क्या करना है भाई, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा डिफरेंस वाले फॉर्मूले से। जो कई बच्चे याद रखते हैं, ये डिफरेंस का फॉर्मूला 2 साल और 3 साल का ही पेपर में आता है। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे कि 99.9% आपको डिफरेंस का फॉर्मूला 2 साल और 3 साल के ही बेस पर दे दिया जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। तो चलिए हम आपके लिए नया पेज ले लेते हैं, 2 साल और 3 साल का फॉर्मूला समझा देते हैं लिखकर कि किस तरह से आपको फॉर्मूले याद रखना और फिर कैसे अप्लाई करना ना। इसमें तो 3 साल वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन 2 साल का भी कैसे आता है वो भी आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, ताकि बने। ये आपका हो गया नया पेज। नए पेज में आप समझते हैं कि 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज। तो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब सीआई और एसआई का अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज हो गया। ठीक है, ये मिड की क्या, डिफरेंस बराबर में सीआई माइनस एसआई, ये हो गया। जो अंतर है ना, क्या आई लिखना है ना, आई, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया डिफरेंस का मतलब सीआई और एसआई का अंतर हो गया। तो ये जो अंतर होता है ना, ये इसके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं 2 साल और 3 साल के लिए आते हैं। ठीक है, तो 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं। 2 साल का फॉर्मूला होगा डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, तो पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से हम बोल देते हैं। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर का फॉर्मूला होगा, डिफरेंस का फॉर्मूला, वो होगा पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रख लिया। और याद रखिए केवल आर का स्क्वायर है, पी का नहीं, वरना हम ब्रैकेट बनाते ना। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर 2 साल का फॉर्मूला होता है। अब 3 साल के फॉर्मूले पे चलते हैं। तो 3 साल के लिए जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, 3 साल के लिए जो फॉर्मूला आपका बनता है, 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, डिफरेंस बराबर में 2 साल का तो रहेगा ही रहेगा सेम। कौन सा रहेगा फॉर्मूला, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला रहेगा 2 साल का। तीसरे साल में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, 300 प्लस आर अपॉन में 100, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो फाइनली आपका 2 साल का तो रहता ही रहता है, तीसरे साल के लिए एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इससे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब, ये बन जाता है 3 साल के लिए फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंस का। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूला दोनों ही आपको क्लियर हो गए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने देखा 3 साल के लिए फॉर्मूला आपको याद है, कौन सा फॉर्मूला है भाई, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर, बोलते चलेंगे, याद रखते चलेंगे ना, तभी याद होगा। तो ये हो गया, फिर अपॉन में 100 का क्यूब, ये आपका फॉर्मूला है। और डिफरेंस का, तो डिफरेंस कितना देकर रखा है, डिफरेंस दिया 620 रुपये का अंतर दिया है, पी का मान नहीं दिया है, आर दिया है 10 का स्क्वायर मतलब 100%, और फिर 10 जब आप जोड़ देंगे तो 310, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब। तो 1 से ये कट गया तो बचा 2। ठीक है, 100 इंटू 100 बचेगा आपका, 2 बार बचेगा ना, 100 इंटू 100, फिर 1 0 से इसको काट दिया, 31 एकम 31, 31 से दूनी बार में मतलब 20 बार में। अब आप देखेंगे कि 20 में 1 0 तो ये है और 3 0 ये, मतलब 4 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको केवल फॉर्मूले में पुट करना और कुछ भी नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ना हमने आपको बेसिक तरीके से मतलब कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको हमने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया है, रेशो का शॉर्टकट तरीका सिखाया है, जब भी इस तरह का रेशो आएगा तो बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद आ जाता है। क्यों विवाद आ जाता है, ये 4 वर्ष अधिक होने के कारण इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से नहीं कर पाते हो। पहले किस तरीके के क्वेश्चन सिखाए थे वो सिखा देते हैं कि क्या बताए थे, फिर से आपको रिमेंबर जो है रिकॉल, आपने जो भी प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना हमारी, जितनी भी जेल पहरी के अभी 1 by 1 डाल रहे हैं तो आपने देखा होगा। तो कई क्वेश्चन आए होंगे कि 5 साल पहले इनका अनुपात 3:2 है, और 8 साल बाद या कितने साल भी बाद, 8 साल बाद अनुपात हो गया 3:5। इस तरह का कोई भी रेशियो दे देते रहे हम कि पहले इनका अनुपात है 3:2 और उसके 8 साल बाद हो जाएगा कि 5 साल पहले। वर्तमान का आपको नहीं दिया रहता रहा, वर्तमान का आपको हम नहीं देते रहे, और मतलब कि पेपर है, हम ही क्या पेपर ही में आपके जो क्वेश्चन आए थे तो वो वर्तमान का नहीं देता रहा, बोलता रहा 5 साल पहले इनका अनुपात इतना रहा है का, या फिर
एज का, और फिर उसके बाद कितना रहा 3 और 5 रहा, क्लिक हो रहा है, इनका अनुपात रहा 3 और 5। तो आप उनकी वर्तमान एज बताइए, इतने साल की एज बताइए, तो बहुत फटाक से आप इन क्वेश्चन को कर देते, केवल इतना डाटा रहता है तो आप क्वेश्चन को कर देते रहे। लेकिन यहाँ पर जो विवाद हो गया ना, यहाँ पर कैसा विवाद हो गया है कि 5 साल पहले का भी रेशियो दे दिया, 8 साल बाद का भी दे दिया है, लेकिन 8 साल बाद का रेशियो ऐसा नहीं दिया डायरेक्टली कि 3 और 5 का अनुपात है, बोलता है कि 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। इस तरह के जो क्वेश्चन दे दिया ना, इसका मतलब आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर किस तरीके से सॉल्व कर सकते, तो वो भी तरीके आसान है, लेकिन अगर आपको कितना ज्यादा माइंड में सॉल्व कर पाते हो, बस वही है। मतलब हम तो आपको पूरा बेसिक बताएंगे, लेकिन जब एग्जाम में आपको करना है ना, तो बातों को समझते भी चलना है भाई, कि किस तरीके से काफी चीजें हम ना लिखें और केवल माइंड में ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो और बड़े शानदार शानदार तरीके आप फिर लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मान लेते हैं। तो क्या बोलता है कि 2 वर्ष पहले रोहन की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा अपन जमाएंगे। तो हमने मान लिया रोहन की आयु पुत्री की आयु x मान लिया, रोहन की आयु 3 गुनी थी, तो 3 गुनी का मतलब 3x हो गया, रोहन की आयु 3x हो गया, रोहन की आयु 3x हो गया। फिर क्या बोलते हैं वर्तमान, तो वर्तमान में आने, क्योंकि ये तो 2 साल पहले की आयु है ना भाई, ठीक है, ये तो 2 साल पहले की आयु, तो वर्तमान में आने के लिए आपको दोनों में 2-2 साल जोड़ना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2 साल जुड़ गया तो वर्तमान में हो गया, और वो बेटा भी बड़ा हो गया 2 साल, तो ये भी 2 जुड़ गया, ठीक है, ये वर्तमान हो गया। वर्तमान के बाद, ये वर्तमान है भाई, है ना, ये वर्तमान है। वर्तमान के बाद आपको क्या करना है, 6 वर्ष बाद जाना है। तो 6 वर्ष बाद के लिए आपने क्या किया, 6 साल जोड़ दिया। 6 वर्ष बाद जाना है, क्योंकि बोलता है ना 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक, यही दे दिया, इसीलिए अपन ऐसे कर रहे हैं ना, वरना तो इजीली सॉल्व हो जाता है। 6 वर्ष अधिक है तो मतलब 4 वर्ष, तो हमको 6 वर्ष बाद जाना है, तो हमने 6 वर्ष बाद जाने के लिए 6 साल इसमें जोड़ा, तो ये 2 और 6 8 हो जाएगा, इसमें भी 6 साल जोड़ा तो 2 और 6 8 हो जाएगा, दोनों 8 ऐड हो गया। ये आपका पूरा सिस्टम हो गया कि 2 साल पहले का रेशो ये था, वर्तमान का रेशो ये है, और 6 साल बाद का अनुपात ये है। अब ये जो 6 साल बाद जो आया ना आपका जो x के फॉर्म पर, इसका रिलेशन आपको दे के रखा है। क्या रिलेशन दिया है उस पर चलते हैं। दिया है कि 6 साल बाद किसकी आयु, रोहन, जो भी आर है भाई, आर थे जिसका भी नाम था रोहन, ठीक है, रोहन की आयु उसकी पुत्री की आयु 6 साल बाद की है ना, उसकी पुत्री की आयु या पुत्री की आयु की 4 साल अधिक है, ये 4 साल अधिक होगी। तो बस आपको जो रिलेशन दिया वही आपने जमाया। रोहन की आयु 6 साल बाद कितनी थी भाई, 3x प्लस 8, और उसकी आयु कितनी थी पुत्री की, 2 गुने से, है ना, पुत्री की तो x प्लस 8 थी, लेकिन बोलता है उसकी आयु के 2 गुने से, तो 2 गुने से तो आपने x प्लस 8 कर दिया, x प्लस 8 कर दिया भाई, कि 2 गुने से तो x प्लस 8 कर दिया, उसकी आयु के 2 गुने से तो 2 गुना कर दिया, 4 वर्ष अधिक थी वो कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपका इक्वेशन। इक्वेशन बनने के बाद आपने सॉल्व किया, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8 बराबर में 2x प्लस 16 हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं 2x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ बचेगा x, और बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 8 और 4 16 और 20 हो गया, मतलब 20 16 4 20 हो गया, 20 में से 8 चला जाएगा 12। x का मान 12 आया है भाई, x का मान 12 आया है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको तो ये निकालना है रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु आपने देख लीजिएगा, अगर ना दिख रहा हो तो पीछे कर लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु तो 3x प्लस 2 थी ना वर्तमान आयु, तो इसका मतलब 12 3 36 और 2 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 वर्ष ये है, ठीक है। इसको क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना, फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाना। आई होप कि आपको, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, आपसे बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी अब आयु का क्वेश्चन आ गया। पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर है, बराबर होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप चुटकियों में कर पाएंगे। पहले तो जो क्वेश्चन बोला है वो पिता और बच्चा, पिता और बच्चा, बच्चा हो बेटी हो कोई भी, ठीक है, तो अपन ले लेते हैं पिता और बच्ची, ठीक है, बच्ची, ठीक है। तो ये हो गया पिता और बच्ची। अब क्या बोलता है, बच्ची x साल की और पिता होगा 2x का, क्योंकि 2 गुने हैं, ये बोला ना क्वेश्चन ने। फिर क्या बोलता है, पहले तो ये जो रिलेशन दिया था कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। तो दोनों बच्चे, है ना, यहाँ पर ये मान लो कि ए और बी हम दोनों को एक ही मानकर चल रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 दे दिया ना, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा भाई, ए और बी मान लेगा, फिर उससे दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि ए बी मान के बाद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कितना कितना मानूं, ऐसे करिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हमने दोनों बच्चों को मान लिया बेटे, ठीक है, बेटे मान लिया। तो बेटों की आयु का योग जो है, क्योंकि उसने योग बोला है, तो हमने योग को ही एक्स मान लिया कि मान लो एक्स योग है, मतलब एक्स का मान 30 होगा 40 होगा, दोनों बच्चों का योग होगा। तो मान लिया दोनों बच्चों की आयु का योग एक्स साल है, तो उनके पिता की आयु का योग, पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 2x हो जाएगी। अगर दोनों की आयु का योग x है तो पिता की आयु उनके योग से 2 गुनी थी, तो 2x हो गई। फिर इसका x मान लिया, इसीलिए आसान हुआ। और दोनों की आयु का योग मान लिया है ना हमने, x मतलब अलग अलग नहीं माना है, मान लिया कि दोनों की आयु का योग x है। अब बोलता है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद ये भी बड़े होंगे
और ये भी बड़े होंगे। और याद रखिएगा इसमें क्या याद रखना है कि ये केवल 20 साल बाद, पिता तो एक अकेला था इसीलिए केवल 20 साल बड़ा होगा, लेकिन बेटे 20 साल बड़े नहीं होंगे भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बेटे 20 साल बड़े नहीं होंगे, मतलब होंगे बेटे 20 साल बड़े, बिल्कुल सही है, लेकिन दो बेटे हैं, ठीक है, एक्स हमने इनका योग माना है, तो दोनों 20-20 साल बड़े होंगे, दोनों के दोनों 20-20 साल बड़े होंगे भाई। तो कितना हो जाएगा? ये x+40 हो जाएगा, ये x+40 साल के हो जाएंगे, और ये होगा 2x+20 साल। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा माइंड में? ये केवल 20 साल बड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो दो बेटे का योग अपने x माना है ना, तो दोनों के दोनों जब बड़े होंगे तो 40 साल बड़े हो जाएंगे। ये बात को याद रखें, ठीक है? याद हो गया इस बात को? फिर आपने को बोला गया दोनों बराबर हो जाते हैं, तो आपने बराबर कर दिया, दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपने बराबर कर दिया। अब इसके बाद इसी संबंध से जब बराबर किया तो x यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो कितना हो जाएगा? जो बराबर बोला है ना, इसे क्वेश्चन में भी बोला है योग आयु के योग के बराबर है, ठीक है? 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो 20 साल बाद इनकी योग इतना हो जाएगा, इनका योग इतना हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो आपने बराबर कर दिया। सॉल्व किया तो x बराबर में कितना आ गया? x बराबर में आपका 20 आ गया। x बराबर में आपका 20 साल हो गया। देखिए ना, x को यहाँ ट्रांसफर किया 2x साइड, x बचा, 40 में से 20 घटा दिया तो 20 बचा, x का मान आपका 20 आ गया। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन ने आपसे पिता की आयु पूछा, पिता की आयु 2x है, 2x का मतलब 20 दूनी 40, तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है? निम्नलिखित में से किस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है? ठीक है, कोई वास्तविक मूल ना होने का कंडीशन क्या होता है, पहले वो समझा देते हैं आपको, ताकि क्वेश्चन आसान समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले मूल, अगर आपको जब भी मूलों की प्रकृति निकालना हो ना, तो मूलों की प्रकृति d इज इक्वल टू, ठीक है, मूलों की प्रकृति की हमने कंडीशन आपको बताई होगी, कैसी भाई? कि d इज इक्वल टू डी। मूलों की प्रकृति कभी भी देखना होता है कि वास्तविक है या नहीं है, रियल रूट्स हैं, मतलब कि परिमेय अपरिमेय है, वास्तविक मूल है, काल्पनिक मूल है, इस तरह के लिए ना कंडीशन होती है। और ये कंडीशन कैसे निकाली जाती है? डी हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में, मतलब और जो भी प्रीवियस वीडियो डाली है ना, उसमें कवर किया होगा, और कईयों में तो पूरा डीप बता दिया होगा, सभी चीज़ें समझा दी होगी। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन में आया केवल वो बता देते हैं, और उससे रिलेटेड 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता देते हैं। लेकिन याद रखें कि जो प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू देख रहा है 1 बाय 1, उसमें कई वीडियो में हमने पूरा एक एक चीज़ डिस्क्राइब किया कि कब होता है मूल, कब कैसा होता है, पूरा टेबल बना के आपको बताया, ताकि आप अच्छी तरह से नोट कर पाए। तो मूलों की प्रकृति निकाली जाती है डी। डी का मतलब होता है विविध कर, ठीक है, डी इसको आप बोलते हैं विविध कर से, ठीक है। तो b² - 4ac, b² - 4ac से आप मूलों की प्रकृति को निकालते कि जो मूल है, जो भी x के मान है। मूल का मतलब क्या होता है वो भी कई लोगों को नहीं पता, तो वो भी हम बता दें कि मूल का मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है। तो कितने मूल होंगे? x के 2 मान होंगे, तो वो x के मान किस तरह के हैं, क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे परिमेय है, अपरिमेय, उसको निकालने के लिए ही बोला जाता है विविध कर, और वही होती है मूलों की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति आप b² - 4ac से, तो जब d, अब क्या बोला इसने, कोई मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं होने की कंडीशन है कि d बराबर है 0 के। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? d बराबर है 0, d इज स्मॉल देन 0, ये होता है वास्तविक नहीं, ठीक है। जो वास्तविक मूल नहीं है उसकी कंडीशन ये है। और अगर d बराबर आ गया 0, तो इसका मतलब होता है मूल बराबर है, इसका मतलब होता है मूल बराबर है, ठीक है। d बराबर में अगर 0 है तो इसका मतलब होता है मूल बराबर है, और d छोटा है 0 से, तो इसका मतलब होता है वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। वो समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है। अगर d का मान अगर छोटा जाए ना 0 से, तो मतलब वो वास्तविक मूल नहीं है, और d का मान 0 के बराबर आएगा तो वो मूल बराबर है। d का मान 0 से बड़ा आएगा तो वो अपरिमेय परिमेय, ठीक है। तो अलग अलग चीजें रहेगी कि जो बड़ा आया है उसको देखना पड़ेगा आपको, क्या परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सारी कंडीशन आएगी। अभी तो हमारा काम का क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल को चेक करने के लिए हम सबके डी का मान निकालेंगे, इसका 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 सबका डी का मान निकालेंगे, और जो डी का मान आएगा वो 0 से छोटा जिसका भी आएगा वो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। डी का मान जिसका भी 0 से छोटा आएगा वो मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखवा दिया भाई, फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac आपका फॉर्मूला है, ठीक है। d इज इक्वल टू b² - 4ac आपका फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, d का मान निकालते हैं। d का मान निकालने के लिए यहाँ पर b का मान कितना है? -4, -4 स्क्वायर करेंगे, पहले a को सॉल्व करते हैं ना, तो -4 को सॉल्व करेंगे, d का मान अपन निकाल रहे हैं, तो -4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा? 16 माइनस क्या हो जाएगा? 16 माइनस कितना हो जाएगा भाई? 4 का मतलब तो 4 ही हो गया, a का मतलब √3√2, और c का मतलब a का मतलब 1 और c का मतलब 3√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 × 12 √2,
12√2 आ जाएगा ये, ठीक है। हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि अभी अपन नहीं सॉल्व करे, हो सकता है नेक्स्ट वाले का 0 से छोटा, अपन को 0 से छोटा देखना है, ठीक है। तो दूसरे वाले का, ये पहला वाले का हो गया ना, अब दूसरे वाले पर चलते हैं। दूसरे वाले पर जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16, बी सब में 4 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखिए 4ac का मान रखेंगे तो a का मान 1 और c का मान 4, तो ये हो जाएगा 16, 16 और 16 कट गया तो ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, ये तो मूल बराबर की कंडीशन आ गई। थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड पे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और प्लस में कितना आ जाएगा 12√2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12√2 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, अपन माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 फिर 4ac, तो अभी हो जाएगा 16 भाई। लास्ट वाले को इसी पे कर दे क्या, हाँ इसी पे कर देते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। 16 हो गया, 4 का ये 4√3 है ना, 16 या 48, ठीक है 48 हो गया, ये 16 या 48 हो गया क्योंकि 4√3 था। तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 या कितना हो जाएगा 48, 48 हो गया। बी का स्क्वायर 48 माइनस 4ac का मतलब 4 या 12 और 12 चौको 48, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी मूल बराबर आ गया, ठीक है। ये भी मूल बराबर हो गया, ये भी मूल बराबर हो गया। इसका तो आपका ने देखा कि 16 प्लस 12 करेंगे तो कुछ ज़्यादा आ रहा है तो उसको अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें कम लाना है तो कम, फिर इसका मतलब यही आएगा, कम इसका मतलब यही आएगा। आप मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब फास्टली दिखा जाता है कि कितना कम आ रहा है, लेकिन इसमें अपन ने इसको इसलिए छोड़ दिया था कि कौन सॉल्व करे √2 का मान 12 से मल्टीप्लाई करके, फिर वो तो हम बाकियों का चेक कर लेते हैं कि बाकियों का 0 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बाकियों का आपने देखा कि 0 से कम नहीं आ रहा है भाई, तो ये तो मूल बराबर हो ही नहीं सकते, तो पहला वाला आपका राइट आंसर हो गया, उसी को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई मतलब कि सॉल्व भी कर दिए होते तो आपको समझ में आ जाता। कैसे समझ में आता कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका वहां पर आया था 16 माइनस 12√2, 12√2 आया था ना, ठीक है 12√2 आया था। अगर √2 का मान रखते 1.2 कितना होता है 1.414 ना, ओके, तो 1.414, ठीक है, तो 1.414 समथिंग होता है, तो आप इसका मान रख देते, तो मान रखते तो कितना आ जाता आपका आंसर 16 माइनस, ये 16 से बड़ी वैल्यू आती है 16.9 समथिंग आती, ठीक है। तो फिर आप इसका मतलब कि इसका जो मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव 0.99, तो नेगेटिव में मान आ गया डी का मान, मतलब आप जब करेंगे 12 के इंटू √2 का मान कितना है, ठीक है 1.414 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16.9 आ जाएगा, और 16 में से जब इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आपका आंसर आएगा। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो डी का मान आ गया वो क्या आ गया भाई, डी का जो मान है वो 0 से छोटा आ गया, और छोटा आ गया इसीलिए ये मूल बराबर मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि हम जो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में आया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे करना है, सभी चीजों को समझते हैं। बोलता है के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर होंगे। हमने अभी पिछली क्वेश्चन में आपको समझाया। देखिए यही तो फायदा होता है ना प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का, कि आपसे प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठे तो भी फायदा मिलेगा, और जो आपका एग्जाम में उसमें भी फायदा मिलेगा, हर जगह फायदा मिलेगा, क्योंकि हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि कभी ऐसा आ गया वैसा आ गया, सारी चीजें बता रहे हैं ना, उससे बनने वाला फ्यूचर और पास्ट दोनों बता रहे हैं। तो यहां पर मूल बराबर होने की कंडीशन क्या है, डी बराबर होना चाहिए 0 के। यदि डी बराबर है 0 के, इसका मतलब उस समीकरण के मूल बराबर है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है। दिख तो रहा है ना सभी को, हमने 4 2 बार लिख दिया, कहीं उससे कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। बी थोड़ा तिरछा दिख गया, उससे कंफ्यूजन हो जाओ, क्योंकि कई बच्चों को राइटिंग से भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी का मान 4ac मतलब यही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, ये होना चाहिए 0 के बराबर। तो फटाक से देख लेते हैं, अगर ये 0 के बराबर है तो के का मान हमें निकालना है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बड़ा पेज कर दें क्या थोड़ा सा, यहाँ पर आंसर से कोई मतलब नहीं कि आपको आंसर दिख गया, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आंसर यहाँ पर मत देखिएगा, पहले आप सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा तभी देखना, ठीक है। तो आपको ये हो गया कितना भाई, कि द्विघात समीकरण इतना हो गया, के मान निकालना। तो आपने इसको क्या किया वो समझते हैं। हमने बताया डी बराबर 0 होना चाहिए, और डी का फॉर्मूला भी आपने याद रखा है, कितना याद रखा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लिखना पड़ेगा वरना फिर दिक्कत हो जाती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, समझने में आपको, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी बिना फॉर्मूले के। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है यहाँ पर 5k का स्क्वायर जब करेंगे तो 25k स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 तो 4 हो गया, ए का मान 4 हो गया, और सी का मान k हो गया, बराबर में 0, ठीक है। 25k स्क्वायर ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 16k और बराबर में 0, ठीक है, ये के बराबर में 0, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा,
इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पर जल्दीबाजी में आप क्या कर देते हैं वो देखिए ना, जल्दीबाजी में जो आप करते हैं वो कर देते हैं 25k² बराबर में 16k, और k से k को काट देते हैं, k बराबर में आ जाता है 16/25, k बराबर में आ जाता है 16/25, और 16/25 तो सभी में, केवल आपने एक ही मूल निकाला, जबकि मूल कितने आते हैं 2। रूट्स कितने आएंगे, अगर ये द्विघाती समीकरण है तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, तो मूल जो होंगे वो 2 आएंगे, तो 2 आएंगे, आपको तो एक ही मूल आया, तो एक मूल फिर क्या हुआ, एक मूल 0 हुआ, ये भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको एक ही मूल आ रहा है, तो अगर एक मूल आया तो इसका मतलब एक मूल क्या हुआ, एक मूल आपका 0 होगा, ये कॉमन सेंस से समझ लेना। मान लो ना समझ में आ रहा, नहीं सर 2 ही निकाल के दिखाओ, पहले तो हम ये बता दे रहे हैं, कभी ऐसी गलती हो भी जाती है आपसे तो आप समझना कि एक मूल ही आया, इसका मतलब दूसरा मूल 0 होगा। मान लीजिए आपको ये देखना है कि नहीं सर अब 2 ही निकाल के दिखाओ, कि 2 अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि भाई गलती होगी कभी, तो आप क्या कर लेना भाई, गलती होगी आपसे, तो ये 16 के हो गया ना, 16 के माइनस बराबर में 0, गलती होगी आपसे कि मतलब एक ही मूल आ गया तो दूसरा मूल क्या होगा, तो 0 होगा, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन जो ही मान निकालना है तो आप कैसे करना है, इनमें से, इसमें से k को आप कॉमन निकाल देना, तो अंदर क्या बचेगा 25k माइनस 16, क्या बचेगा भाई 25k माइनस 16 बराबर में 0, ठीक है। राइटिंग में मत जाना कि भाई दिख नहीं रहा कैसा, क्या समझिए क्वेश्चन को, ठीक है, वैसे ऐसा करें कि दिख भी जाए भाई, काहे के लिए ना दिखे, दिख भी जाए आपको जब इतनी मेहनत करें। 25k माइनस 16 बराबर में 0, ये आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार इस k की तुलना 0 से करेंगे तो k बराबर में 0 हो जाएगा, और एक बार इस पूरे की तुलना 0 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर में 16/25। दोनों ही आपके आंसर आ गए कि एक बार k बराबर में कितना हो गया 0, और एक बार आ गया 16/25, ये की राइट आंसर हो जाएगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। पूरी मेहनत अच्छी तरह से करिएगा, ठीक है, हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं भाई, कि आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें, अच्छी तरह से समझे बातों को। इस तरह के क्वेश्चन कहीं पे भी याद रखें, जितनी भी क्वेश्चंस कराने हैं जरूरी नहीं कि केवल जेल पैरी में आना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको सारे पेपरों में हमने देखने को, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठाएंगे ना तो जरूर हमको मतलब कि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते एग्जाम में, इसके बाहर तो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक बाहर के आते हैं वो सब हम कवर कराएंगे। पहले तो आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरह से करें, जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं वो अच्छी तरह से नोट डाउन करें, सबकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोलता है, एक त्रिभुज का केंद्र। पहले तो हम आपको बता दें कि त्रिभुज का केंद्र क्या होता है और निर्देशांकों से केंद्र कैसा निकाला जाता है। देखो जो बिंदु है ना, बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं, ये क्या होते हैं, बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। ये जो इस तरह से दिया ना, ये सब बिंदुओं के निर्देशांक है। तो आपने एक त्रिभुज बना लिया, आपने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज को बनाने के लिए आपको कितने बिंदुओं की जरूरत होगी, 3 बिंदु। कौन सी, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, आपको 3 बिंदुओं की जरूरत होगी। अब तो ये बिंदुओं के निर्देशांक कहलाते हैं। फिर ये होता है केंद्र, त्रिभुज का केंद्र हो गया, तो केंद्र से जो बिंदु मिलते ना इसको केंद्र। तो ये जो केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक आप कैसे निकालते हैं, सभी के निर्देशांक एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, तो केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। और याद रखें कई बार पेपर में एक्स वाई, हमने पहले बताया ना, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं निर्देशांकों को, किससे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई से। कई बार तो आपसे पेपर में केवल इसलिए पूछा जाता है कि एक्स वाई में कोटि क्या है, एक्स वाई में भुज क्या है, क्लिक हो रहा है। कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि बिंदु एक्स वाई की जगह आपको दे देगा 3 और 4 में कोटि बताइए। क्या बता दिया, कोटि बताइए, में कोटि बताइए। तो कोटि और भुज 2 तरह की चीजें होती है, ठीक है। एक्स और वाई का मतलब 2 तरह की चीजें होती है, कोटि और भुज होता है। तो कोटि और भुज कैसे पता करें, मतलब इसी में एक कोटि और एक भुज है। अब इसमें कौन है कोटि कौन है भुज, ये दिक्कत होती है। कौन है कोटि कौन है भुज, तो उसको भी हम आपको बहुत आसानी तरीके से बता दें, हर एक चीज बड़ी आसानी से बताएंगे। कोटि का मतलब हुआ एक्स, सॉरी कोटि का मतलब हुआ वाई, और भुज का मतलब हुआ एक्स। जो पहले दिया रहता है ये भुज होता है, और जो बाद में दिया रहेगा वाई का मान, ये कोटि कहलाता है। जो एक्स का मान होता है उसको आप भुज बोलते हैं, और जो वाई का मान होता है उसको आप कोटि बोलते हैं। अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे भाई, रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वो खैर हम याद करा देंगे, आप मत याद करिए, हम याद करा देंगे आपको, ठीक है, ठीक है। तो हर चीज़ हम आपको याद करा देंगे, उसकी टेंशन लेने ही छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो कि इसको याद रखना पड़ेगा। हम आपको तरीके बताएंगे कि कैसे याद करना है, क्यों याद, मतलब कि कैसे बड़ा सरल पड़ जाएगा। एक्स को बोलते हैं भुज, एक्स का जो मान होगा इसको भुज कहा जाएगा, और वाई का जो मान होगा इसको कोटि कहा जाएगा। ये याद कर लिए, ये याद कर लिए। तो अब इसको कैसे याद करो वो देखो। भुज का मतलब, सबसे पहले ये बताओ कोटि कहाँ पहनते हैं, हाथों में तो पहनेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास हाथ होना चाहिए, तभी तो कोटि पहन पाओगे। समझ पा रहे हो, सबसे पहले आपके पास हाथ, भुज का मतलब क्या होता है कि 9 भुज वाली माता दुर्गा मैया, ठीक है। तो भुज का मतलब हाथ हो जाएगा, और कोटि कहाँ पहनोगे, हाथों में। तो सबसे पहले तो भुज आना चाहिए, फिर कोटि आना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम जा रही है समझने में वो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई ने पहले से याद रखा बैठा है, ठीक है। तो जिनको भी दिक्कत जा रही है हम उसको समझाने के लिए भुज कोटि। पेपर में यकीन मानिए, हर पेपर में, हम ये नहीं कह रहे कि केवल इसी पेपर में, बहुत सारे पेपरों में हमने देखा है केवल इतना सा काम पूछ लेता है कि एक्स वाई में कोटि बताइए। एक्स वाई तो कम ही लिख कर आता है, यहाँ पर बिंदु लिख देगा कि बिंदु 3 और 4 में कोटि बताइए।
तो अभी बताया हमने कि पहला वाला क्या होता है, पहला होता है भुज, दूसरा वाला क्या होता है कोटि। तो मान लो अगर इसकी उसने पूछा कोटि बताइए, तो कोटि किसका मान होता है, y का मान, मतलब कोटि है 4, और भुज कितना है, इसका भुज है 3। कई लोगों को तो याद रहता है पहले से, जिनको नहीं याद रहता हमने उसको याद भी करा दिया और अब आप आंसर भी निकाल पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल को अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भुज और कोटि में अंतर बताइए, तो यहाँ पर कल को ऐसा भी पूछ सकता है। देखिए अब पहले तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करता है, हम पेपर में और भी क्वेश्चन बता दें स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करेगा। यहाँ पर भुज और कोटि तो सीख गए, पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। अब देखो स्टैंडर्ड, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड देखो, 4 और -3, 4 और -3 दे दिया। अब हमने आपको बोला कि भुज और कोटि में अंतर बताओ, भुज और कोटि में अंतर बताओ, और दूसरा बोल दिया कोटि और भुज में अंतर बताओ। अभी तक हमने ऐसा पेपर में क्वेश्चन आते नहीं देखा, लेकिन आगे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। भुज और कोटि में अंतर बताओ और कोटि और भुज में अंतर बताओ। अगर भुज और कोटि का अंतर होगा तो भुज का मान क्या होता है, भुज का मान, भुज पहले वाला नंबर होता है 4 और कोटि दूसरा वाला नंबर होता है -3। तो इन दोनों का अंतर हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और जबकि कोटि और भुज का अंतर हो जाएगा -7, ठीक है। -7 ही होगा ना भाई, नहीं -7 कहाँ होगा, ठीक है। तो कोटि और भुज, कोटि का मान कितना है -3 और भुज का मान कितना है -4, सही तो है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -7। तो ऐसा भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनाया जा सकता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सब चीज़ याद रखें। अभी तक हमने मैक्सिमम पेपर में ये देखा कि भुज बताइए कोटि बताइए, तो आप बता देंगे कि भुज पहला वाला, पहले भुजा होगी तभी ना कोटि पहन पाओगे, तो भुज पहला वाला हो जाएगा और कोटि आपकी बाद वाली हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है, याद आ गया होगा। अब चलते हैं अपन किस पे, चलिए। तो अब हम समझते हैं, अरे यही चीज़ें तो कितना 40 मिनट हो गया, यही सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताने लगते हैं उसमें टाइम स्पेंड हो जाता है। कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी बताना है वो सारे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसको 2 पार्ट में डाल देंगे क्या, नहीं ठीक है, एक ही पार्ट में डाल देंगे, चलेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं कैसा, जो क्वेश्चन पेपर में आया है उसको समझते हैं। पहले तो आपने भुज कोटि में अंतर समझ लिया, अब जो क्वेश्चन में पेपर आया वो समझो। त्रिभुज 3 बिंदुओं से बना होता है, 3 बिंदुओं से बना है त्रिभुज। तो इनमें से दो सिरों के निर्देशांक आपको दे दिया, मान लो पहला सिरा 2 सिरों के निर्देशांक, पहला सिरा 6 और -10 दे दिया है, दूसरा सिरा दे दिया है -14 और 8 दे दिया है, और केंद्र, ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र है उसके निर्देशांक दे दिया है 4 और -2, 4 और -2 केंद्र के निर्देशांक दे दिया। तीसरा आपको निकालना है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं। केंद्र का निर्देशांक होता है एवरेज ऑफ इस सब का, ठीक है, पहले का, ठीक है। तो पहले आपको सिखा दे कि भाई क्या होता है केंद्र का निर्देशांक, तो आप इस चीज़ को कर पाए, ये आपको याद हो गया ना, ठीक है। ठीक है, कैसे हो रहा है, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कैसे होंगे, मान लो इसका मान है x1 और y1, ये क्या है x2 और y2, ठीक है, हम जल्दी लिख दे रहे हैं, ठीक है, x3 और y3। फिर तो इसका जो xy, त्रिभुज का जो केंद्र का निर्देशांक है xy, तो xy का जो मान होगा वो क्या होता है, x बराबर में होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड बाय x3। ये हो गया x का निर्देशांक, केंद्र के x का मान आ गया। फिर y केंद्र के y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। आई होप कि आपको बड़ी सरल लगा होगा। कैसे सरल होगा, त्रिभुज है भाई, त्रिभुज के 3 बिंदु है, 1 2 3, x1 y1 x1 है, x2 है, x3 है। तो आपको बीच वाला औसत निकालना है, मतलब बीच का निकालना है केंद्र बिंदु, तो आपने दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। ये समझ गए ना कि x का मान तीनों x को जोड़ दो और डिवाइड बाय 3 कर दो, y का मान तीनों y को जोड़ दो डिवाइड बाय 3 कर दो। ये चीजें समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे अब बातों को, ठीक है। अब हम करें सॉल्व, ठीक है। तो केंद्र के निर्देशांक तो दे के रखा है 4, तो मतलब पहले वाला तो x का मान होता है, तो 4 दे के रखा है, ठीक है। 4 कैसे आया होगा, पहले x को जोड़े होंगे, दूसरे वाले x को जोड़े होंगे, ठीक है। दूसरा वाला x मान लो x है, नहीं पता हमको, तीसरा वाला x -14 है तो वो -14 हो गया डिवाइड बाय 3, ये हो गया, ठीक है। आपको दूसरा वाला x नहीं पता, मतलब मान लो दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु जो भी है, एक x नहीं पता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद आपने किया 4 तिया 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना, -14 और 8 है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 20। x का मान 20 हो जाएगा, तो 20 कहाँ पर है, x भाई एक ही ऑप्शन में, इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। क्यों सॉल्व करना भाई दूसरा, हमको y का मान क्यों निकालना। तो यही तो पेपर में वो देखिए, केवल 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। बाकी चीजें तो हमने आपको समझाने के लिए बताई कि नेक्स्ट पेपर में आएगा तो बनेगा, लेकिन अभी आपका 2 से 3 लाइन में ही आपका आंसर आ गया कि 20 आया, 20 का मान देखा, एक ही में क्लिक करके आगे बढ़ गए। इतना फटाफट माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा भाई, लेकिन कब, जब अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। चलते हैं y का मान निकालें। तो y का मान यहाँ पर दिया केंद्र के -2, और यहाँ पर y का मान है -10, एक y का मान है 8 और एक y आपको निकालना है, ठीक है।
एक y आपको निकालना, तो आपने लास्ट वाले y को निकाल दिया, डिवाइड बाय 3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा -6 बराबर में यहाँ -2 प्लस y, तो ये -2 यहाँ पर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -4 y का मान आ जाएगा, तो y का मान -4। हालांकि पहले अपने x का मान ही देखकर आंसर बता दिए थे, लेकिन अगर मान लो निकालने ही आपको y का मान कि सर कैसे निकालना, तो भी हमने सिखा दिया, वो -4 हो गया, आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। ये वाला क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी स्पीड से कराने के बाद भी 43 मिनट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, समझते चलते हैं ना, वरना 2 पार्ट में डाल दें क्या, नहीं ठीक है, पढ़ना पूरी वीडियो देखा करना, ठीक है। अगर 2 घंटे की है तो भी ऐसा नहीं कि थक गए सर ऐसा हो गया, आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, मतलब समय खोना पड़ेगा, और समय किसके लिए वेस्ट कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि सॉरी, आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि वेस्ट कर रहे हैं। अगर टाइम को वेस्ट करेंगे तो आपके लिए दुख भरी चीज़ें लाएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ फायदा ही करेगा, और अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें ना। तो ये जो टाइम है भाई, 2 घंटे की वीडियो, 3 घंटे की वीडियो, जितनी भी हो रही है, अगर आपको प्रॉफिट दे रही है तो आप देखें, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अगर वीडियो लंबी भी हो जाएगी, हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, तो लंबी भी हो जा रही है तो उससे मतलब कि सर इतनी लंबी है, हम थक जाते हैं, मोबाइल ही नहीं देख पाते हैं, देखना पड़ेगा आपको, अगर अभी पढ़ना है लॉकडाउन के टाइम, तो ये सब चीज़ें तो देखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अच्छी तरह से करेंगे तो फायदा होगा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें और कैसे करना है क्वेश्चन वो समझते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं, ठीक है। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, लास्ट तक आपको देखना और अच्छी तरह से सारे नोट्स बनाना, तभी फायदा होगा, मतलब हमारी मेहनत तभी ना सार्थक होगी जब आप बातों को सीख जाएंगे, आप बातों को सीखने लगेंगे, सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। चलिए अब हम स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए, लेकिन इतना नहीं बढ़ा देंगे कि आपको कुछ भी ना समझ जाए, सब सर के ऊपर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं किसी समकोण त्रिभुज ABC, तो हम बना रहे थे भाई समकोण त्रिभुज ABC, ये बना दिया हमने, बना दिया। समकोण का मतलब एक 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो बना दिया समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हम दे रहे हैं A, चूंकि B बीच में ना, तो इसको बीच में B समकोण को कर दे रहे हो C। अब बोलता है एंगल ABC, क्योंकि बीच में B था और B 90 डिग्री, तो B को 90 डिग्री कर दिया। अब AB का मान कितना, AB 5, BC कितना 12, तो समकोण त्रिभुज PGT थ्योरम आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो जब इनके स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। तो कुछ साइड तो आपको याद ही है, 3 4 5 12 5 17, और ऐसे बहुत सारी साइट्स आपको याद ही है, ठीक है। तो जो साइट्स याद है तो फायदा हो जाता है, वरना फिर दिक्कत होती है। तो हम अपने निकाल दिया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दोनों को जोड़ा तो 13 का स्क्वायर आ गया, वो तो कर्ण आ गया 13, इतना तो बनना चाहिए, ठीक है। इतना बनने के बाद हम आपको पहले ये बता दें कि कभी समकोण त्रिभुज आएगा ना, कभी समकोण त्रिभुज आएगा तो इसमें 2 त्रिज्याएं होता है, एक होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या और एक होती है परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। एक क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है, एक होता है परिवृत्त की त्रिज्या। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो याद रखिए परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो विकर्ण होगा, जो भी आपका विकर्ण है इसकी आधी होती है, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या जो भी आपका विकर्ण है इसकी आधी होती है, तो विकर्ण कितना है 13, 13 का आपने आधा किया कितना हुआ 6.5, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। परिवृत्त और अंतर्वृत्त आएंगे, 2 वृत्त आएंगे, तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो विकर्ण की आधी होगी, तो विकर्ण कितना था 13, 13 का आपने हाफ किया तो कितना हो गया आपका 6.5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या याद रखें ना कि कैसे रहता है, एक त्रिभुज मान लो ये है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, परिवृत्त कैसे बनाएंगे, ये हो गया विकर्ण की आधी, तो इससे जब वृत्त बनेगा इधर पे प्रकार रखोगे, यहाँ तक ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे परिवृत्त बना दिया, परिवृत्त बना दिया, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसे लंब रहेगा, तो यहाँ से जो रहेगा ना लंब था 90 डिग्री, तो इसकी जो रहेगा जो परिवृत्त की त्रिज्या रहेगी वो क्या रहती है कि विकर्ण की आधी। कई बार इसका भी मान पूछ लेगा कि इसका ये भी क्या, तो ये भी एक प्रकार की त्रिज्या, तो इस तरह से याद रखना। जो अभी मान बताए हैं, मेन बात वो ये बताए हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या, अगर समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या आपको निकालना है तो विकर्ण की आधी होती है, इस बात को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऑप्शन से करोगे तो दिक्कत होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी सिखाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, नियमित बहुभुज के, नियमित का मतलब पॉलीगन है ना, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब, नियमित का मतलब, रेगुलर का मतलब क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होना, ठीक है, इसीलिए उसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है या नियमित पॉलीगन कहा जाता है। तो बोलता है कि समबाहुभुज या फिर नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। अब बताइए आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला, इसमें आपको फॉर्मूले थोड़े से सीखने पड़ेंगे तभी याद होता है, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग सम ऑफ इंटरनल एंगल बराबर है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इंटू दो, एक्सटर्नल एंगल का 2 गुना, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, का 2 गुना है। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा आपने कर दिया। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू, सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला ये ना होता है अंतः कोणों के योग, है ना, और बाह्य कोणों का योग, तो ये सारी चीजें याद रखना। सम ऑफ इंटरनल एंगल बोला आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोणों के योग का 2 गुना है। बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360, बाहरी कोणों का तो योग फिक्स है ना भाई 360 इंटू 2, ठीक है।
फिर 180 से इसको काट दिया 2 बार में, 2 दूनी 4, n बराबर में कितना हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, तो ये आपका n बराबर में 6। इतना आसान सा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला याद होता तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया होता। ठीक है, याद रखें, अब इसको ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद हो गया ना, फॉर्मूला वरना पूरा पॉलीगन समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो गया, क्लियर हुआ कि सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला कैसे क्या करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश वाले जो भी है भाई, हिंदी में कई लोग पढ़ पाते हैं, कई लोग इंग्लिश में पढ़ पाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लें। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, करवाएं सॉल्यूशन, समझ गया आप, क्वेश्चन को रीड कर लिया आपने अच्छी तरह से, नहीं कर पाया तो बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर बातों को समझना है। बातों को क्या समझना है कि आपके पास एक आयताकार चादर थी, ये चादर है भाई, है ना, ये चादर है। चादर का मतलब वो वाली चादर नहीं है भाई, ओढ़ने वाली चादर नहीं, आपका वो जो सीट रहती है वो वाली चादर है। तो ये चादर हो गई, और चादर में बोलता है कि 4 वर्ग काटो, तो यहाँ से साइड से काट दो 1 वर्ग, यहाँ से एक साइड वर्ग काट दो, एक साइड वर्ग यहाँ काटो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करवाए हैं, जिन्हें भी प्रीवियस ईयर देखा काफ़ी चीज़ उनसे बनेगी। ठीक है, जिन्होंने देखा वो पहले खुद ही सॉल्व करें। ठीक है, तो ये काट दिए, चारों बॉक्सों को काट दिए, क्वेश्चन को समझने के लिए हम ये करवा रहे हैं। ठीक है, चारों बॉक्सों को काट दिए। बॉक्स को काटने के बाद अब आपके पास जो आकृति देखने को मिलेगी इस तरह की देखने को मिलेगी। ठीक है, आकृति देखा है कि नहीं देखा आपने, आकृति नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ये हो गया, ये हो गया। जब 4 वर्ग कट गए तो इस प्रकार की आकृति मिल गई। अब इस प्रकार की आकृति के बाद ना हम वो डायग्राम नहीं बना पाते कि डब्बा कैसे बना। ठीक है, नहीं बना पाते, बाकी समझ जाओगे आप कि ये चीज़ ना ऐसे उठ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये चीज़ ऐसे उठा दोगे, ये चीज़ ऐसे उठा दोगे, और ये चीज़ ऐसे उठा गया। तो ऐसे उठाने के बाद आपके पास डब्बा नहीं बन जाएगा एक तो, ये डब्बा तो नहीं बना पाते हैं, इस तरह का बंद डब्बा बन जाएगा। इसको यहाँ से उठा दिया भाई, यहाँ से उठ गया, यहाँ से उठ गया, चारों तरफ से उठ गया, तो एक डब्बा नहीं बन जाएगा इस तरह का। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, हमने बना नहीं पाया, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि चारों अगर साइडों को उठा दिया आपने तो एक डब्बा बन जाएगा। तो ये डब्बा बन गया। अब ये डब्बा बन गया तो आप बताइए इसकी लंबाई कितनी थी। लंबाई थी 40, मतलब लंबाई गुड़ी चौड़ाई, आप किसी को भी मान लें लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई थी 40, 40 से आपने यहाँ का 4 माइनस कर दिया, यहाँ का 4 माइनस कर दिया, तो अब इस डब्बे की लंबाई कितनी बनी, 4 4 8 माइनस कर दिया। तो 40 में से 8 माइनस कर दिया तो कितना बचा भाई, 40 में से 8 माइनस कर दिया तो लंबाई बची 32। और चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई कितनी हो गई, 15 थी, 15 में से 4 यहाँ का चला गया गायब, 4 यहाँ का चला गया, तो 4 4 15 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 7, तो चौड़ाई बची 7। लंबाई हो गई 32, 4 यहाँ का चला गया था भाई, और 4 यहाँ का चला गया, 4 यहाँ का चला गया, तो लंबाई बची 32। चौड़ाई में 4 यहाँ का चला गया, 4 यहाँ का चला गया, तो चौड़ाई 15 में से 8 घटाया तो 7। और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो यही है ना, 4 4 4 जो आप काटे हैं भाई, यही तो ऊंचाई है। तो इस तरह के जो बॉक्सों में आपका क्या रहेगा, डायरेक्टली आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे निकालेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पहले तो हमने प्रैक्टिकली समझाया, फिर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसे निकालना है। लंबाई थी आपकी कितनी, 40, 40 में 2 गुना, जितनी भी आप वर्ग बना रहे हैं उसका 2 गुना, 8 माइनस कर दिया, 32 लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है, 32 है ना, चौड़ाई 15 में से 8 2 गुना घटाया तो 8, तो मतलब 7 चौड़ाई बची। और ऊंचाई, ऊंचाई जो बना रहे थे, जो काट रहे हो वर्ग, वही ना ऊंचाई, देखा आपने फोल्डर में कैसा हुआ तो 7, तो 4 × 7 × 32 का गुणा कर दिए, जो भी आंसर है वही। अब देखिए पेपर में कितनी तरह आसान तरीके से हमें करना है। पहले देखना 32 का 7 गुना करना, फिर 8 गुना करना है। ठीक है, 32 का 7 और 8 से गुणा करना है, तो फाइनली आप मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, 32 × 4 × 7। ठीक है, वो अंतर जाएगा, या फिर यूनिट प्लेस है। लेकिन देखो यहाँ पर यूनिट की होशियारी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपने देखा 7 दूनी 14 और 4 चौको 14 की 4 है ना, तो 4 चौको 16, लास्ट में 6 आएगा, तो लास्ट में 6 यहाँ 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 तीनों में है। तो अभी तक जो हम होशियारी चला रहे थे वो नहीं चल पाई यहाँ पर। ठीक है, तो नहीं चल पाई तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जरूरी थोड़ा ना होशियारी, हमसे आता भी तो है 7 चौको 28 ना, फिर मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने पर आपको उत्तर क्या आएगा, 896 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में कोई वो नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, फिर खुद ही सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नए वर्ग का सृजन किया, इस तरह से किया गया कि उसका विकर्ण √2 गुना है। यदि दिए गए वर्ग के विकर्ण के नए सृजित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बोलना ये चाहता है कि उसका विकर्ण। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि विकर्ण के, अगर हमने आपको मान लीजिए अगर एक वर्ग दिया, ये तो आयत बना दिया, कोई बात नहीं, इसमें मत जाया करो कि सर वर्ग बना दिया, आयत बना दिया। ठीक है, ये वर्ग हमने दे दिया, और वर्ग का अगर ये विकर्ण डी दिया है, तो क्या आप विकर्ण के बेस पर डायरेक्टली एरिया निकाल पाते हैं। कई लोगों को याद रहता, कई लोगों को याद नहीं रहता। अगर हमने केवल आपको वर्ग का विकर्ण दे दिया और उसका एरिया निकालने होगा, तो क्या आप निकाल पाएंगे, तो बिल्कुल सर निकाल पाएंगे। क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ डी स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ डी स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ डी स्क्वायर हो गया, तो ये कब होगा, जब किसी भी वर्ग का विकर्ण आपको दे देगा ना, तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ डी स्क्वायर। तो पहला वाला विकर्ण बोलता है कि एक नया वर्ग सृजन इस तरह से किया गया कि उसका विकर्ण √2 गुना है। तो उसका विकर्ण √2 गुना है, मतलब किससे √2 गुना होगा भाई, पहले वाले से। ठीक है, जो
वे द लेंथ, है ना। पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं ना। तो इंग्लिश में अपन हिंदी, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कई बार ना पूरा पूरा नहीं लिखा पाते हैं, और इंग्लिश में जबकि कई बार देखने को मिल जाता है सही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर बोला है एक नए वर्ग का सृजन इस तरह से किया जाता है कि उसका विकर्ण, जो उसका विकर्ण है √2 गुना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी, अगर आपने ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा क्वेश्चन को समझा है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आएगी आपके दिमाग में कि उसका विकर्ण √2 गुना है, बिल्कुल सही है, लेकिन किससे √2 गुना है भाई, उसकी भुजा से √2 गुना है, पुराने, अच्छा दिया तो है आगे, क्यों इतना कन्फ्यूज हो रहा है। दिए गए वर्ग के विकर्ण के नए सृजित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दिए गए वर्ग के विकर्ण के नए सृजित वर्ग का, एक नए वर्ग का सृजन इस तरह से किया जाता है कि उसका विकर्ण √2 गुना है दिए गए वर्ग के विकर्ण का, के नए सृजित वर्ग का से। हाँ, तो के बाद कॉमा वॉमा लगाना, तो तभी तो आपको समझ में आएगा। हालांकि अभी तो समझ में आ गया कि विकर्ण विकर्ण की बात होगी, वरना अपन इंग्लिश में जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम जाए तो आप इंग्लिश में पढ़कर आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश में पढ़ के तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर, तो हालांकि दिया अपन को पूरा पढ़ना था, के बाद थोड़ा सा कॉमा देना, मतलब यहीं पर थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, जो ज़्यादा भी पढ़ लेता है ना कई बार, तो वहाँ पर ये पढ़ने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अभी हालांकि इसमें तो दिया हो साफ साफ कि एक नए वर्ग का सृजन इस तरह से किया गया कि उसका विकर्ण √2 गुना है। हम जैसे पढ़ रहे ना, इस तरह से समझ में आ जाएगा आपको इजली, कि नए वर्ग का सृजन इस तरह से किया गया है कि उसका विकर्ण √2 गुना है दिए गए वर्ग के विकर्ण के। नए सृजित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछना चाहता है। तो जो दिया गया वर्ग है का विकर्ण, दिए गए वर्ग का विकर्ण कितना है d, और इसके वर्ग का विकर्ण का √2 गुना है, ये है, ठीक है। ये 2d, इसकी लेंथ है d और इसका लेंथ है 2d। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि पहले वाले वर्ग का विकर्ण d और दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण है पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना। तो आपको अगर डायरेक्टली d रहता तो आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया, हाफ d स्क्वायर, हाफ d स्क्वायर, d का मान है √2d का स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ तो कट जाएगा, d का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर, और अनुपात √2d का स्क्वायर है ना, तो √2d का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और d का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर, तो ये कट गया, तो रेशो कितना आ गया 1:2, रेशो आ गया 1:2। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले वर्ग का दिया है 200, एरिया दिया है 200, ठीक है, तो 1:2 आ गया ना। तो पहले वाले का रेशो दिया है 200, तो दूसरे वाले का कितना होगा, 2 का रेशो 400 हो जाएगा, तुरंत बनेगा। लेकिन कब भाई, जब बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तब बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो अगर ये 200 के बराबर तो ये 400 के बराबर, 400 को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है ज़्यादा कुछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि आपको देकर रखा है, एक वर्गाकार आकार जिसके कोने मैदान की परिधि को छुए को बनाया का, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि है, एक वर्गाकार आकार जिसके, मतलब वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान, तो ये हमने वृत्ताकार मैदान बना दिया, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोलता है एक वर्गाकार आकार है जिसके कोने मैदान की परिधि को छुए को बनाया गया, है ना, छू कर बनाया गया, ऐसे ही होगा वो, कि एक वर्ग है, वर्गाकार है जिसके कोने ना मैदान की परिधि, मैदान तो आपका वृत्ता था, तो एक वर्ग बना दिए जो जिसकी जो कोने हैं मैदान की परिधि को छू रहे हैं। तो देखिए इस तरह से छू रहे हैं, ये भी आपने छुला दिया। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपसे बोला गया है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैदान का क्षेत्रफल, मैदान तो यह वृत्ताकार है ना, क्या है भाई, वृत्ताकार है आपका मैदान, ये है मैदान, ठीक है, मैदान आपका ये है, मैदान एक वृत्ताकार मैदान आपका ये है, और ये वर्ग है। तो एक वर्गाकार आकार जिसके कोने मैदान की परिधि को छुए हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहे हैं। तो ठीक है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और आपको क्या दिया वो देख लो, वृत्ताकार मैदान की परिधि, परिधि का मतलब फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr दिया है कितना, 660 दिया है, 660 दिया। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 × r बराबर में 660, 22 से इसको काट दिया, 660 को कितना आएगा भाई 30 आ गया, 30 को फिर आपने 2 से काट दिया, 15 आ गया, और 15 सत्ते 105, आर का मान आ गया 105, आर का मान कितना आ गया 105 आ गया, ठीक है। आर का मान आपका आ गया 105, तो एरिया ऑफ द प्लॉट विल बी, देख ले ये सब गलत दे रहे हैं ना हिंदी इंग्लिश में, यही तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ गया आर का मान कितना आ गया, रेडियस का मान आ गया है 105 रेडियस का मान आ गया। और यहाँ पे देखिए वृत्ता मैदान का क्षेत्रफल है ना, मैदान, और मैदान कैसा था, जिसके कोने मैदान की परिधि को छुए, मैदान तो आपका वृत्ताकार था, तो आप तो ऐसे ही निकाल देंगे πr² के फॉर्मूले से, ठीक है, πr² के फॉर्मूले से तो आप ऐसे ही निकाल देंगे। लेकिन भाई इसने वृत्ताकार मैदान का एरिया नहीं पूछा है, ठीक है। अब प्लॉट
और यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ द प्लॉट विल बी, ये पूछा है। तो यही सारी चीज़ें फिर दिक्कत हो जाती है ना, फिर यही दिक्कत करता है कि यहाँ पर डायरेक्टली हिंदी में मैदान का क्षेत्रफल बोल रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं कि नहीं भाई वो प्लॉट का एरिया बताओ या वर्गाकार आकार का एरिया बताओ, ठीक है। तो इसीलिए फिर थोड़ी सी दिक्कत जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वहाँ पर प्लॉट का, तो इंग्लिश का जो होगा वही मान्य होगा। इंग्लिश का एरिया मतलब कि प्लॉट का एरिया पूछ रहा है, जो वर्ग था ना उसका एरिया आपसे पूछ रहा है। और अगर वृत्त का पूछता तब तो आप ऐसे निकाल देते, तो ये फिर हिंदी इंग्लिश में गलत होते हैं, और गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर वाले को देना चाहिए, फिर ऑब्जेक्शन जब उठाएं तो उसको गलत करना चाहिए कि भाई गलत ही पूछ रहे हो, फिर बोल रहे हो कि नहीं इंग्लिश माने हो, तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। चलिए, तो अभी आप समझा दिया हमने आपको कि क्या कैसा है, बाकी तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता दें आप। तो यहाँ पर हिंदी में बोला है मैदान का क्षेत्रफल, जो कि गलत है। इंग्लिश में बोला है प्लॉट का एरिया मतलब वर्ग का। मैदान तो आपका वृत्त था ना, तो मैदान का एरिया वृत्त होता, जबकि प्लॉट आपका वर्ग था, ठीक है। प्लॉट का आपको एरिया निकालना वर्ग का, तो आपने त्रिज्या निकाल दिया, त्रिज्या निकाल दिया 105। तो आप मुझे ये बताइए प्लॉट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्या का मतलब ये चीज़ है 105, त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ है आपकी 105, ये चीज़ है 105, ठीक है। जो त्रिज्या है हम थोड़ा सा बड़ा बना दे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये वृत्त है, वृत्त की ये त्रिज्या है r, जिसका मान है 105, और ये बना दिए वर्ग, ये बना दिए वर्ग। याद रखें कि इसमें जो वर्ग का विकर्ण है ना, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या फिर मैं बोल दूं वर्ग का विकर्ण का संबंध, ठीक है। यदि वर्ग होता है ये और त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, इस वर्ग के विकर्ण की आधी, इस वर्ग के विकर्ण की आधी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वर्ग का विकर्ण d है वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। जो वर्ग का विकर्ण d है वो त्रिज्या का 2, ये त्रिज्या है भाई, केंद्र से यहाँ परिधि पर गई है वो त्रिज्या, तो यहाँ पे भी केंद्र से परिधि पर आएगी वो त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या तो 2 त्रिज्या हो गई, जो कि वर्ग के विकर्ण के बराबर d के बराबर है। ये बात समझ में आई। तो जो d का मान होगा, वर्ग का विकर्ण होगा, वो 2r होगा, मतलब 105 का 2 गुना, 105 का 2 गुना होगा, ये वर्ग का विकर्ण होगा। और इसके बाद अब आपको ये भी पता है कि जब वर्ग का विकर्ण आ गया 105 इंटू 2, ये वर्ग का विकर्ण आ गया, तो वर्ग का एरिया होता है हाफ डी स्क्वायर। हाफ डी स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, हाफ का मतलब तो हाफ होगा, डी का स्क्वायर 105 इंटू 2 का स्क्वायर, 105 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये फाइनली एक हाफ 105 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 से तो 1 2 कट जाएगा, और 105 के स्क्वायर, देखिए हमने 105 के स्क्वायर बताया ना कि 5 100 से कितना ज़्यादा है 10, तो आपने इसमें 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो 5 जोड़ दिया तो ये हो गया 110, और 5 के स्क्वायर 25, ये आपका हो गया 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर हो गया 110, 25 से आपका स्क्वायर हो गया, फिर 1 2 बचा था वो कर दिया। फाइनली जब आप मल्टीप्लाई हो गए तो डबल दो कहाँ है भाई, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना। तो मतलब कुछ स्क्वायर क्यूब्स ये सबकी टेक्निक भी रहेगी, तो आपको एग्जाम में फायदा होता है। यही सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाती है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ के रखा है कि एक 72 फीट ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई विशेष समय पर 72 मीटर है। मतलब खंबा भी 72 मीटर है, ऊंचाई भी, खंबा मतलब ये मान लो 72 मीटर खंबा है, और ऊंचाई भी कितनी 72 मीटर है। तो ये दोनों जब काट दोगे तो रेशो कितना आएगा, 1:1, और 1:1 आया, इसका मतलब ये भी सेम डिग्री होगा, ये भी सेम डिग्री होगा, दोनों सेम डिग्री होंगे, और ये 90 डिग्री है। तो भाई ये 90 डिग्री और ये दोनों सेम डिग्री होंगे तभी तो सेम अनुपात है ना। समान कोणों के समान कोण, क्योंकि ये तो एक 90 डिग्री है। खम्मा आपको नहीं पता, लेकिन ये 72 दिया है, ये भी आपको नहीं पता, परछाई 72 दी है। तो जब 72 का जब रेशो काटा तो 1 निकाल गया, 1 निकल गया, और ये तो 90 डिग्री है, 1 निकल गया, मतलब इसके सामने और इसके सामने के भुजा जब बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, और इन दोनों कोण बराबर होंगे तो कितने कितने डिग्री होंगे, 45 डिग्री होंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45। कितने आसान क्वेश्चन देखकर ही बनने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई होप। और हमने अब जो प्रीवियस ईयर में रेशो बताया ना, रेशो बहुत हेल्पफुल है, वो याद रखना, भूलना नहीं आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कि पहले यहाँ पर दिया tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2 है, तो स्क्वायर का मान बताओ। तो यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया, थीटा बराबर में 45 डिग्री रख दिया, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है 1 + 1, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो जब ये चीज़ आपका सेटिस्फाई, मतलब निकालने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं भैया ना, बहुत सारे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से निकाल दो, लेकिन सबसे आसान तरीका निकालना है। आसान तरीका क्या हुआ कि हमने अपने मन से थीटा का मान 45 डिग्री मान लिया, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हुई कंडीशन सेटिस्फाई कि 45 का मान 1, कॉट की 45 का मान भी 1, और ये बराबर हो गया 2। तो जब ये बराबर हो गया 2, तब बोलता है 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी तो 2 ही ना आएगा, तो 2 को क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। 2 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। 2 आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलते होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर देखिए, हाँ, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए ना, किस तरह का क्वेश्चन हो वो देख लें, ठीक है। ये हो गया, ये फॉर्मेट क्या होगा, अच्छी तरह से यही सब नोट बनाना है आपको, ठीक है। यही सब नोट बनाएंगे तभी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं कि ए
साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर कॉस पहले लिख दिया है, साइन लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, क्या बोल दिया हमने, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अच्छे से लिख दे भाई, ठीक है। ए साइन थीटा, एक तो पेन भी प्रॉब्लम करता है, बार बार क्यों प्रॉब्लम कर, ठीक है। तो ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका दो मान आपसे पेपर में पूछेगा, एक तो पूछेगा मैक्सिमम मान और एक पूछेगा मिनिमम मान। तो हम आपको दोनों ही बता दें भाई, दोनों ही क्वेश्चन आपसे बने चाहिए। मैक्सिमम मान पूछेगा तो इसका मैक्सिमम मान होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम मान कुछ भी नहीं करना है, केवल आगे माइनस कर देना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम मान हो गया, और उसके आगे केवल माइनस लगा दो, वो मिनिमम मान हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा, उसका मैक्सिमम मान कभी आपसे पूछेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम मान, माइनस कर दीजिएगा उसके सामने, वो मिनिमम मान हो जाएगा। दोनों ही मान आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है साइन, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन है जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान, बताइए क्यों। क्योंकि यहाँ पर ए और बी का मान तो दिया ही नहीं है, जब नहीं दिया है तो भाई 1 है, ये याद रखें, है ना, नहीं दिया तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिया रहता है, इसलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछता है। तो इसका मैक्सिमम मान ही सबसे ज्यादा बार पूछता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो गया मैक्सिमम मान। मिनिमम मान पूछेगा तो अंडर रूट -2, मतलब कि माइनस अंडर रूट 2, ये आपका मिनिमम मान। मैक्सिमम मान √2, मिनिमम मान ये मैक्सिमम पेपर में आता है। इसके बाद फिर आने को तो कुछ भी आ सकता है, जैसे ये आया है, ठीक है ना, ये पेपर में आ गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर दोगे अंडर रूट, मैक्सिमम मान पूछा है ना तो अंडर रूट, माइनस नहीं लगाएंगे बाहर, मिनिमम मान पूछा हो तो माइनस लगा देते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये 25 मतलब कि 6 तो 25 हो जाएगा सॉल्व करने पे, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, कर लेंगे ना कि उतना भी सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन के लिए याद रखें कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है ना। तो इस क्वेश्चन में कैसे याद रखें, हम क्या तरीका बताएं इसमें, क्या शॉर्ट ट्रिक्स बता दें डायरेक्टली, नहीं शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में नहीं आएगी, हम आपको पहले बेसिक समझाते हैं, ठीक है। बेसिक समझा देते हैं क्या होता है। देखिए 200 लोग टोटल दिया है, 140 को चाय पसंद है और 100 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, और 20 लोगों को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं है। याद रखिए मेन काम होता है दोनों का, किसका, दोनों का दिया, या तो पसंद का दोनों का दिया या तो नापसंद का दोनों का दिया, ठीक है। या तो पसंद का दिया होगा दोनों का, या तो फिर नापसंद का दिया होगा दोनों का। हमने ऐसे क्वेश्चन हालांकि प्रीवियस में करवाए हैं और समझाया भी उसमें, ठीक है। लेकिन इसको समझना इसके लिए हम सेपरेट वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत डाउट आता है बच्चों को, तो इसके लिए हम कोशिश ये करें कि एक सेपरेट वीडियो बना पाएं ताकि सारी चीज़ों को क्लियर करा पाएं उसमें, ठीक है। एक एक चीज़ों को कैसे क्लियर होगा, क्या कैसे आएगा, कैसे कैसे पूछता है, क्या क्या बातें पूछ सकता है, सारी चीज़ें उसमें कवर करा देंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट की वीडियो में एक क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन भी हमने समझा देना तो उस 2 क्वेश्चन से मान के चलो जितने क्वेश्चन आने वाले सारी चीज़ें आपको बन जाएगी, ठीक है। एक एक बारीकी बारीकी चीज़ें। तो यहाँ पर आते हैं, पहले तो हमने जो चीज़ें दिया वो समझते हैं। सबसे पहले आपको जो दोनों का दिया है वो काम का होता है, तो दोनों का इसमें दिया है ना पसंद करने वाला, ठीक है। तो चाय पसंद, पहले टी जो लाइक करते हैं वो 140 है, टी जो लाइक करते हैं वो 140 है, तो ना लाइक करने वाले, ठीक है, जो टी नहीं लाइक करते हैं, टी नहीं करते हैं लाइक, वो कितने बचे, 200 लोग टोटल थे, 140 अगर चाय पसंद करते तो 60 लोग ना पसंद करने वाले बचे, ठीक है। कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं 100 लोग, तो ना पसंद, क्योंकि 200 लोग टोटल है भाई, तो कॉफ़ी ना पसंद करने वाले हो गए 100 लोग, ठीक है। अब दोनों ना पसंद करने वाले दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों ना पसंद करने वाले, तो दोनों ना पसंद करने वाले मतलब टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं भाई कॉफ़ी, दोनों ना पसंद करने वाले 20 लोग हैं, ठीक है। 20 लोग हैं भाई, तो ये 20 आपने लिख दिया ना 20। ये हो गया चाय ना पसंद करने वाले 60, कॉफ़ी ना पसंद करने वाले 100 और दोनों ना पसंद करने वाले 20, ठीक है। बेसिक से हो सकता है कई बार लॉन्ग चला जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें तो हम समझा रहे हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, हर तरीका फिर आने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, जब ना पसंद करने वाला, तो अब आप बना रहे हो वेन डायग्राम ना पसंद करने वाले को, ठीक है। जब वेन डायग्राम से कर रहे हो तो आसानी से ये समझ में आता है कि जब दोनों का ना पसंद कर रहे हो तो सबका ना पसंद निकालो, दोनों का पसंद तो सबका पसंद पसंद होना चाहिए, तभी आपको ईजिली समझ में आता है। तो अब हम क्या जमा रहे हैं, वेन डायग्राम, और ना पसंद करने वाला है, यहाँ पे पसंद करने वाला इसको मत वो करिएगा, ये ना पसंद करने वालों का वेन डायग्राम अपन बना रहे हैं ना पसंद करने वालों का, यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम अपन बना रहे हैं ना पसंद करने वालों का, जिनमें से 20 लोगों को दोनों पसंद नहीं है, तो भाई 20 लोगों को दोनों पसंद नहीं है तो वो हो गए। और फिर ये याद रखें कि 20 लोगों को दोनों, चाय ना पसंद करने वाले 60 हैं, तो यहाँ पर टोटल ये 60 है ना, टोटल ये 60 है, तो इसका मतलब ये बचेगा कितना, 40, ये बचेगा कितना, 40। कॉफ़ी ना पसंद करने वाले 100 लोग हैं, तो ये तो टोटल 100 है ना, तो यहाँ कितना बचेगा, 80। तो टोटल 100 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको तो केवल यहाँ निकालना, तो वो बचेगा 80, ठीक है। ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या होता है, 40 लोग चाय नहीं पसंद करते हैं, 80 लोग कॉफ़ी नहीं पसंद करते हैं,
20 लोग दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। केवल कॉफ़ी पसंद ना करने वाले 60 लोग हैं, सॉरी 100 लोग हैं, 20 और 100 80, 20 और 80 100। केवल चाय ना पसंद करने वाले 20 और 40 60। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि चाय और कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद आते हैं, ये हो गया ना पसंद करने वाले, ठीक है। अब इन जब को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 20 और 100 और 40 140। 140 ऐसे लोग हो गए जिनको कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं है, या तो ए हो गया या तो बी हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको पसंद नहीं है। तो 140 जब 200 से माइनस कर दिया तो आया 60 लोग। 60 लोग जो आया, इसका मतलब ये आ गया कि 60 लोग ऐसे हैं जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। 60 लोग आपने ऐसा निकाल दिया जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या, क्योंकि हमें दोनों का दिया था ना पसंद करने वाले को, इसलिए हमको ये चीज़ करनी पड़ी और बातों को समझना पड़ा। 140 है, 140 ना पसंद करने वाले थे, तो इसका मतलब यह है कि 60 लोग दोनों पसंद करते हैं। और जब दोनों पसंद करने वाला आ गया तो आपने जमाए बीच में 60 लोग दोनों पसंद करने वाले। यहाँ पर कॉफ़ी पसंद करने वाले 140 थे, चाय पसंद करने वाले 100 लोग थे। तो अब यहाँ पर 140 कॉफ़ी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं 100 लोग, और दोनों पसंद करने वाले 60 लोग हैं। तो अगर हमें ये निकालना है केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले, तो केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले को आपने क्या किया? 140 से, क्योंकि 140 लोग में ऐसे कई लोग हैं जो कॉफ़ी के साथ चाय भी पसंद करते हैं। 100 लोग में ऐसे कई लोग हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। समझ रहे हैं ना? 140 क्या था? चाय। तो 140 में कई लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, और 100 लोग जो कॉफ़ी पीते हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो चाय भी पसंद करते हैं। तो हमें केवल कॉफ़ी पीने वाले 60 से घटा दिया, कितना बचा? 80। तो केवल चाय, ठीक है, मतलब चाय ना, केवल चाय पीने वाले लोग 80 हैं और केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग 40 हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा था? केवल कॉफ़ी चाहने वाले लोग, तो उसका आंसर 40 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो बातों को समझना, हमने क्या बोला? केवल चाय पीने वाले लोग 80, केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग 40, दोनों पीने वाले लोग 60, और चाय पीने, केवल और चाय पीना अलग है ना, कि चाय पीने वाले और केवल चाय पीने वाले, इन बातों को समझना। चाय पीने वाले कितने हैं? 140, केवल चाय पीने वाले 80, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 100, केवल कॉफ़ी पीने वाले 40, दोनों पीने वाले ये, और सब कुछ पीने वाले मतलब कि टोटल ये हो जाएगा। समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब चलते इसकी डायरेक्ट, ये हो गया आपका, हो गया ना कॉन्सेप्ट समझा दिया, बेसिक चीज़ें बता दिए। अब इसको एडवांस करना हो तो कैसे करना? पहले अपना फटाक से ये सारी चीज़ें दी रहेगी, पसंद पसंद और नापसंद का दोनों। जो चीज़ दोनों दी है, हालांकि हमेशा आपको अपोजिट दिया रहेगा, यहाँ पसंद पसंद दे देगा, यहाँ नापसंद दे देगा, ठीक है। ये ही देगा मैक्सिमम आपको पेपर में। तो जब भी ये देगा और टोटल लोग दे देगा, तो जब भी ये देगा तो डायरेक्टली आप कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। डायरेक्टली पहले आप निकालना है ए या बी, है ना, ए या बी पसंद करने वाले लोग। तो ये कैसे निकालोगे? 200 में से 20 को माइनस कर देना, क्योंकि नापसंद करने वाले ये है ना, तो 20 लोग हैं, तो पसंद करने वाले कितना हुआ? आपने 200 में से 20 को माइनस कर दिया, तो ए या बी पसंद करने वाले आ गए 180। 180 लोग ऐसे आ गए, जैसे आप वेन डायग्राम बनाएंगे ना, वेन डायग्राम जब ऐसा वाला बनाते हैं, ठीक है, तो वेन डायग्राम जो बनाए थे पिछला देख लेना, प्रीवियस का, उनका सम पूरा पूरा 180 हो रहा होगा। इन सबको जोड़ के देख लेना 180 होता होगा, ठीक है। आज जब भाई 20 लोगों को कुछ पसंद नहीं, इसका मतलब 180 लोग वो हो गए जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद होगा, ठीक है। तो 180 लोग इसका सम हो जाएगा। तो आपने ए या बी पसंद करने वाले, इनका पूरा सम निकाल दे 180, ठीक है, ये निकाल दिया। अब हमको ये निकालना है कि ए और बी दोनों पसंद करने वाले, क्या निकाल रहे? ए और बी दोनों पसंद करने वाले, मतलब वेन डायग्राम बनाया, पहले इसका योग निकाल दिया था 180, हमको दोनों पसंद करने वाले मतलब इसका योग निकाल रहे अपन। तो दोनों पसंद करने वाले के लिए आपने क्या किया? पहले इतने लोग चाय पसंद करते, इतने लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, क्या कर रहे थे? इतने लोग चाय पसंद करते, इतने लोग कॉफ़ी पसंद करते, तो दोनों को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 140, 140 प्लस 100 जोड़ दिया, ये हो गया टोटल, इन पूरे का टोटल, जिसमें से मतलब इसमें 2 बार जुड़ गया ना, ये 60 2 बार जुड़ गया, तो इसीलिए मतलब जो भी आया, अभी तो हमने बता दिया 60 क्योंकि हमको पता है, लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है वो 2 बार जुड़ गई, क्योंकि ए वाला यहाँ पर भी 60 आया था, या जो भी नंबर है वो आया होगा, यहाँ पर भी आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों वैल्यू जुड़ गई ना, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जुड़ गई, तो आपने क्या किया? फाइनली 140 और प्लस 100 को जोड़ा और फिर माइनस कर दिया 180, 180 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 60। तो जो 60 आया वो आ गया ये दोनों वाला, ठीक है, वो दोनों वाला 60 आ गया। जब क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया कि आपने दोनों का, ठीक है, वो दोनों का निकालने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे। पहले आपने निकाला ए या बी पसंद करने वाले, फिर दोनों पसंद करने वाले। ए या बी पसंद करने वाले कैसे निकाला? जो ना पसंद करते थे उसको पूरे में से घटा दिया, 180 आया, 180 आने के बाद इन दोनों को जोड़ा और फिर उससे घटा दिया। 180 कैसे आया? इन पूरे का योग आया। 180 कैसे आया? इन पूरे का योग आया था। और फिर आपने इसका और इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दिया, ठीक है। क्यों घटाया भाई? कि इनको जब जोड़ोगे तो इनको जोड़ने पे तो ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो 2 बार ऐड हो रहा था, तो आपने इन पूरे का योग से घटा दिया, तो यहाँ का नंबर आपको फाइंड हो गया, ठीक है। शायद अभी ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तो पहले तो आपने क्या कर दिया, मान लो यहाँ पर क्या है, कितना दिया था?
ये हम बना दे रहे हैं, ये हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर दिया था कितना 140, पहले समझा दे वो चीज़ कि कैसे कैसे घटाया। 40 हो गया, 100 हो गया और ये 60 हो गया। जो घटाने पे आता है वो समझा दे, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। 80 हो गया यहाँ पर घटाने पर। यहाँ पर क्या हो गया, ये है कितना चाय और ये है कॉफ़ी, और यहाँ पर कितना आ गया 40। तो जो 180 आया था वो हम ये बोल रहे हैं कि ये 180 आया था, ठीक है। इनका योग देखो 180 आया था, ठीक है। और ये 140 और ये हो गया 240। तो हम बता रहे हैं ना कि इसमें क्या होता है, ये जो 60 है 2 बार ऐड हो जाता है। ये 60 यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया, तो इसीलिए ये 2 बार ऐड हो जाता है। तो हमको बीच का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन लोग का अलग अलग जो सेपरेट था 180 आया था इनका, उनके योग को क्या कर देते हैं, इन दोनों के योग से माइनस कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे आने वाली वीडियो में सेपरेट जब वीडियो बनाएंगे वहाँ पर वे डायग्राम इस तरह से समझाएंगे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आने हैं, यहाँ चीज़ें समझ में आ गई, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो आपने निकाल दिया ए और बी दोनों पसंद करने वाले कितने हो गए, 60 लोग। 60 लोग हो गए दोनों पसंद करने वाले, ठीक है। ये हो गया दोनों पसंद करने वाले। तो बस फटाक से जब आपने सब चीज़ निकाल ही लिया है तो ये पूरा आपका आ गया, दोनों पसंद करने वाले 60 निकाल दिए हो। और जो केवल कॉफ़ी पसंद करते रहे वो थे 100 लोग, 100 लोग थे, केवल कॉफ़ी पसंद करने वाला है, तो 100 में से 60 को घटा दिया 40। दोनों ही तरीका आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिए, कोई बात नहीं। कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कम से कम समय में और जितना भी ओरिएंट चीज़ें हैं वो आपको दे पाएँ, ठीक है, दे पाए सारी चीज़ें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही दे दिया है क्या, नहीं, इस क्वेश्चन में तो इजी दे दिया, क्या कि ये भी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, ये भी जानते हैं और ये दोनों भाषाएं जानते हैं। ये तो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। जब इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, जानने वाले देते, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, वाह एरोप्लेन जा रही है ऊपर से, 40% हो गया, 60% हो गया और ये 15% हो गया दोनों जानने वालों का। तो अब ये बताइए कि अगर 15% दोनों भाषाएं जानते हैं, 40% लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं, 60% लोग हिंदी, ठीक है, और ये लोग जानते हैं दोनों भाषा, कोई भाषा नहीं जानता, 45 लोग कोई भाषा नहीं जानते, ठीक है। तो 15% दोनों जानते, तो आपने 15 को 40 से घटाए कितना आएगा, 40% लोग जानते रहे इंग्लिश, 60% लोग जानते रहे हिंदी, दोनों भाषाएं जानते हैं 15% लोग। तो 40 में से 15 घटा दे, कितना आ गया, 5, 20 और 25%। 25% केवल इंग्लिश जानने वाले, और इंग्लिश जानने वाले 40%, और केवल इंग्लिश जानने वाले 25%। 60% हिंदी जानने वाले, केवल हिंदी जानने वाले 5 जोड़ दिया 20 और 40, 45%। केवल हिंदी जानने वाले 45%, हिंदी जानने वाले 60%, और दोनों भाषाएं जानने वाले 15%। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई। तो आप मुझे ये बताइए कि कुल लोग ऐसे कितने परसेंट है जो कुछ ना कुछ भाषाएं जानते हैं। तो आपने इन तीनों को जोड़ दिया तो 45 और 5 मतलब कि 45 15 जोड़ा कितना हो जाएगा, किसी को भी जोड़ दीजिए, उसमें क्या है, ठीक है। तो 45%, 15% और 25% को जब आपने जोड़ा तो कितना हो गया आपका 85%। 85% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ जानते हैं। इसका मतलब कुछ ना जानने वाले, ये आसान क्वेश्चन था ना, कुछ ना जानने वाले कितना बचा, 100% में से 85% जब कुछ ना कुछ जानते हैं तो 15% कुछ नहीं जानते, और कुछ ना जानने वालों का प्रतिशत, दोनों भाषाओं ना जानने वालों का प्रतिशत है 15, जो कि नंबर के बराबर है 45। तो कितने लोग थे संसद में, तो 100 लोग थे संसद में, 15 या 45 में, तब 300 आपका राइट आंसर हो गया। जब सबका सेम दे देना कि जानते, ये भी जानते हैं वो भी जानते हैं, दोनों जानते हैं, ये भी जानना ये भी जानना और ये भी जानना, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में बन जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और ना जानने वाला भी देता वो भी चुटकियों में बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा भाई, जब आप बातों को सीख चुकेंगे तभी ना बनेगा, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो मतलब 2-3 लाइन है बस, उसी को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगी, फिर थोड़ा डीप समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये सारी चीज़ें, ओके। अब ये वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, f(x) का मतलब 5, आपको यहाँ पर 5 रखकर मान निकाल देना और कुछ नहीं। f(x) बराबर में ये दे दिया, कुछ भी दे देगा आपको पेपर में, फंक्शन का मान कुछ भी दे देगा, और फिर बोलेगा 5 रखकर निकालो, 2 रखकर निकालो, 3 रखकर निकालो। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर दिया ना f5 का मान बताओ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 5 रख देना है। तो 2, 5 प्लस 1, फिर x का स्क्वायर माइनस 9 दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस 9, फटाक से सॉल्व कर देना। 5 दूनी 10 और 1 11, 11, 5 दूनी 10 और 1 11 है ना, इसको समझ में आ गया ना, ठीक है। 2, 5 प्लस 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। 2, 5, 10 और 11 हो जाएगा, बटे में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16, तो ये 11/16, और 11 एक ही ऑप्शन में था, इसको क्लिक करते, लेकिन हो सकता कटने वाली वैल्यू हो जाती, तो इसीलिए अपन ने 11/16 पूरा सॉल्व करके क्लिक कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोलता है f(x) का मान है ना, हमने कहा फंक्शन का कुछ भी आपको मान दिया जा सकता है। यहाँ पर दिया है a की पावर x, फंक्शन का मान आपको दिया है f(x) का जो मान दे के रखा आपको a की पावर x दे के रखा, और फिर बोलता है x का मान 0 रखो, तो अपन a की पावर 0 रख देते हैं। तो a की पावर 0, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर की पावर 0 है ना, ये तो ये इसका मान निकालने को उसने कहा है,
हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दे, किसी भी वैल्यू की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो a की पावर 0 का मान 1 होगा, ये आपको याद रखना है। तो 1 आपका राइट आंसर हो गया। मतलब इसमें आपसे दो चीज पूछ ली, एक तो फंक्शन सॉल्व करवा लिया और फिर आपसे जो एक्स्ट्रा बात है वो पूछ लिया कि आपसे आती है कि नहीं आती। तो आपने बताया कि हाँ सर आती है। कैसे आती है भाई? किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 है। मान लो हमने ये लिख दिया कि 125 की पावर 0 हो तो इसका मान 1 है। ठीक है, 3 + 2 + 5 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 हो गया। तो इस तरह से गोल मोल करके क्वेश्चन कुछ भी देगा, आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये क्या पूछता है भाई? ये पूछता है किसी जार में भिन्न रंगों की 6 पेंसिल है, अर्थात लाल, नीली, पीली, हरी, काली और सफ़ेद। यदि 5 पेंसिल जार में से हटा दी जाए तो क्या प्रायिकता है कि काली पेंसिल को हटाया गया है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है भाई, कैसे करना वो समझते हैं। टोटल आपके पास पेंसिल कितनी थी? 6, तो इसका मतलब 6 टोटल प्रोबेबिलिटी है। नीचे आपका आ गया 6। फिर बोलता है 5 पेंसिल हटाए हो। अब 5 पेंसिल कैसे हटाए हो? एक एक करके हटाए हो कि पांचों एक साथ हटाए हो भाई? ठीक है, तो एक एक करके हटाते तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती 6/1, मतलब एक एक करके होता है तो एक चांस हो सकता रहा कि काली पेंसिल निकले। तो लेकिन बोलता है यदि 5 पेंसिल जार में से हटा दिया जाए और एक ही बार में ना, इफ 5 पेंसिल वर रिमूव फ्रॉम द जार। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ना। तो यहाँ पर ये बात समझनी होगी, कई लोग इसको 1/6 आंसर देंगे, लेकिन 1/6 आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, 1/6 रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 पेंसिल निकाला गया, यादृच्छिकता निकाला गया क्या? नहीं, एक एक करके निकाला बिना देखे। तो 5 पेंसिल निकाल दिया गया है, तो 5 पेंसिल निकाल दिया गया मतलब एक ही बार में आपने 5 पेंसिल निकाला, ये कहना चाहता है। ठीक है, गलती कर दोगे, लिख दोगे 1/6 कि 5 पेंसिल निकालो, 1/6 कर दो। 5 पेंसिल आप निकाल रहे हो, 5 पेंसिल हटा रहे हो, उनमें से आपको बताना है कि काली पेंसिल होने की संभावना क्या है। काली पेंसिल की संभावना क्या है भाई? तो काली पेंसिल की संभावना ये हो सकती है कि आप जो 5 पेंसिल निकाल रहे हो उसमें से कुछ भी आ सकते हैं। 5 पेंसिल जो आपने इकट्ठे निकाली उसमें से हो सकता है कि काली आ जाए। कैसे काली आ जाएगी? वो संभावना जो है कि 5 पेंसिल में से कोई एक पेंसिल तो काली होगी ही होगी ना। तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थी, टोटल पेंसिल थी 6, जिसमें से आप 5 पेंसिल निकाले, उस 5 में से कोई भी एक हो सकती है। तो इसीलिए 5/6 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 5/6। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर यही क्वेश्चन बोला होता है रैंडमली, ठीक है, यादृच्छिकता, ठीक है, निकाला गया है, तो फिर आपका आंसर होता 1/6। लेकिन अभी क्या है, 5 पेंसिल जार से हटा दी गई है, तो अभी आपका आंसर हो जाएगा 5/6। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, अगर एक एक करके निकालते तो फिर आपकी 1/6 होती, लेकिन आपने क्या किया, 5 पेंसिल एक साथ निकाला, तो उसमें से 5 पेंसिल में से कोई भी एक हो सकती है, इसलिए वो होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि आपको 10 या 11 का योग मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने के लिए हम आपको एक पहले तो मतलब बेसिक से करवा देते, पहले बेसिक से बताते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि 2 पासे फेंकोगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? एक पासा फेंकने पर 6 होती है, तो 2 पासे फेंकने पर 6 का स्क्वायर 36 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। प्रायिकता क्या होती है? नीचे आप लिखते हैं कुल प्रोबेबिलिटी, नीचे आप लिखते हैं कुल प्रोबेबिलिटी 36 और ऊपर लिखते हैं आप संभव परिणाम। तो संभव परिणाम के लिए हम पहले आपको बेसिक सॉल्व करा दें, मतलब बेसिक मतलब क्या, जल्दी वाला सॉल्व करा देते हैं, फिर आपको एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको बातें समझ में आएगी और कैसे कैसे करना है वो समझ में जाएगा। ठीक है, वो डायग्राम वैसे मैक्सिमम आपको पेपर में याद आता नहीं है, फिर भी बनाकर सिखा देंगे। ठीक है, तो कुल प्रोबेबिलिटी 36। अब आपको ऐसे नंबर पता करना है जिनका योग 10 या 11 मिले। तो पहले तो 10 पर चलते हैं। तो 10 पर चलते हैं, तो एक पासे पर ऐसा क्या ले आए और दूसरे पासे पर ऐसा क्या ले आए जिससे 10 हो जाए। ठीक है, तो 1 और 9 चलेगा क्या? नहीं सर, 9 तो आते ही नहीं है। तो फिर क्या चलेगा, वो चलते हैं डायरेक्टली, है ना। मैक्सिमम 6 होता है, तो 4 और 6, 4 और 6 10 हो गया, 10 ला रहे हैं अभी पर। ठीक है, 4 और 6 10 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? 4 6 10 और फिर 5 5 10। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या प्रोबेबिलिटी जो आप ला सकते हैं? एक ला सकते हैं 6 और 4 10, और दूसरा ला सकते हैं 5 और 5 10। फिर अब 11 पे चलते हैं। 11 पे कैसे कैसे आएगा? 11 पे जाएगा कि 5 और 6 11, 5 और 6 11। ठीक है, एक पासे पर 4 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 5 5 आ जाए, तीसरे पासे पर क्या आ जाए? अच्छा, इसको पलट भी तो सकते हैं ना, नहीं। ठीक है, एक पासे पर आ गया 4 6 10 हो जाएगा, दूसरे पासे पर कितना जाएगा आपका? दूसरे पासे पर कितना जाएगा भाई? दूसरे पासे पे 5 5 आ गया, और कुछ भी आ सकता है क्या? 4 6 5 5, हाँ, और 6 4 6 4, ये आ गया। ठीक है, एक पासे, पहले पासे पर 4, दूसरे पासे पे 6, पहले पासे पे 6, दूसरे पासे पे 4, 10 10 लाने का ये, और 11 लाने का। तो 11 लाने का 6 5 और 5 6, 6 5 और 5 6, ये 2 हो गया। ठीक है, तो 10 लाने के संभव परिणाम ये थे, और 5 लाने के लिए ये है। तो उसने बोला है आपको 10 या 5 का योग मिले, तो या तो 10 मिले या तो 5 मिले इसका। और हमने ये बताया था कि जब भी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता में हर चीज़ें हमने जो बताई बहुत काम की है। ठीक है, हमने बताया था यदि या लगा है कहीं, तो या का मतलब होता है क्या? योग।
या का मतलब प्लस करता है और में बोले तो इसका मतलब होता है इनटू। ये बात भी आपको प्रायिकता में याद रखना है। या का मतलब प्लस करना और का मतलब इनटू करना। जब दो कंडीशन प्रायिकता में दी जाए तो या का मतलब प्लस करना, योग करना, और का मतलब बोले मैथ्स में और का मतलब प्लस होता है, लेकिन प्रायिकता में क्या होता है, इनटू लगाना है। तो यहाँ पर या बोला है, या का मतलब नीचे तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दी 36, तो 10 आने की संभावना कितनी थी 3 और 11 आने की संभावना कितनी थी 2। ठीक है, या बोला था इसीलिए आपने प्लस का सिंबल लगाया है। तो 5/36 आपका राइट आंसर हो गया। कैसे आया था योग वो भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, 5/36 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं, जो हमने आपको टेबल बनाने को बोला वो समझा देते हैं। ठीक है, टेबल क्या होता है। ठीक है, टेबल ये होता है कि मतलब कभी भी क्विकली कर सकें आप उसके लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो टेबल आपको याद रखना, लेकिन हाँ नंबर्स पर याद रखना कैसे 5 6 6 5 है ना। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, ये बना दिया हमने टेबल। थोड़ा और ट्रायंगल बड़ा बना देते हैं। ये बना दिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें देखो क्या होता है, योग क्या नहीं आ सकता है, दो पासे फेंकेंगे तो क्या कभी योग एक आएगा, दोनों पासों का योग कभी एक आएगा नहीं सर, क्योंकि कम से कम तो 2 आएगा। कम से कम क्या आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि एक तो आ ही नहीं सकता क्योंकि किसी में 0 आएगा क्या, नहीं, या तो एक आएगा सबसे छोटा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, फिर 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 9 10 11 और 12। अच्छे से लिख देना। ठीक है, हम छोटा बना दिए, नया पेज ले लेके हम नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें समझा देते हैं। तो ये आपने ट्रायंगल बना दिया, ये आपने ट्रायंगल बना दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बन गया। तो देखिए ये योग है ना, ये योग है, अंदर वाला योग है, और बाहर वाला कितनी बार आएगा, नंबर, बाहर वाला नंबर। ये योग की 2 योग आने का संभावना बताओ, 3 लाना, 4 लाना, 5 लाना, 6 लाना, 7 लाना, 8 लाना, 9 लाना, 10 11 12। तो यहाँ देखो कैसे याद रखने के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 5 हो गया, ऊपर लिख देना 6, फिर आ जाना उल्टी गिनती गिन देना 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमने बाहर लिख दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 केवल एक ही बार पॉसिबल है। फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 है ना, ये 3 लिखा भाई, 8 नाम लिख देना इसको, ये क्या है 3 है, ये क्या है भाई 3 है, ये है 3, ये 3 है। ठीक है, 3 आएगा केवल 2 बार, 2 आएगा केवल एक बार, 3 बोलेगा योग 3 आने की प्रायिकता 2 बार आ सकता है 3, योग 4 आने की प्रायिकता 3 बार आ सकता है, योग 5 आने के लिए 4 कंडीशन हो सकती है, योग 6 लाने के लिए 5 कंडीशन हो सकती है, योग 7 लाने के लिए 6 कंडीशन हो सकती है, योग 8 आए 5 कंडीशन होगी, योग 9 आए 4 कंडीशन होगी, योग 10 आए 3 कंडीशन होगी, योग 11 आए 2 कंडीशन होगी, योग 12 आए 6 कंडीशन। मतलब 12 कब आएगा, 6 और 6 जब आएगा तभी ना 12 हो सकता है, और जब 1 और 1 आएगा तभी ना 2 हो सकता है। तो ये 1 कंडीशन 2 कंडीशन, ये ऊपर लिख दिया है नंबर कंडीशन। ठीक है, कि इतनी स्थितियां बन सकती है, कंडीशन बन सकता है, और नीचे लिख दिया सम योग। तो अगर ये टेबल भी आप याद रखते तो बहुत फायदा होगा, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम ना आपको याद नहीं होता, फिर भी बना के रखें ताकि एग्जाम में कोशिश करें करने। एग्जाम के पहले अगर आपको याद रहता तो बहुत फायदा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने योग किया होगा तो आपको ये ट्रायंगल में दिखा होगा, आप देखिए कि 10 के सामने और 11 के सामने क्या लिखा, 10 के सामने लिखा था 3 और 11 के सामने लिखा था 2। अगर आप टेबल फटाक से बना देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज याद होती है, लेकिन आप इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसीलिए। तो या का मतलब हो गया दोनों को जोड़ दो तो 3 2 5 हो जाता, और नहीं तो 36 आएगा, 5/36 आपका खटाक से आंसर होता। तो इस तरीके की भी चीजें कोशिश करें सीखने की, अगर सीख लेंगे तो बहुत फायदा होगा, और नहीं भी सीखेंगे तो कौन सा फायदा नहीं हुआ, फायदा तो हुआ ना, लेकिन उसमें पे टाइम लग गया। ठीक है, चलिए तो सीखे तो ज्यादा फायदा होगा, आप एग्जाम में याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है भाई, बोलते हैं यदि किसी डाटा में 32 को हटा दिया जाए तब माध्यिका में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो पहले तो इसकी माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हमने आपको सीरीज भी दी है, माध्यिका पढ़ाया है ना, सेपरेट माध्यिका का टॉपिक डाला है भाई, ऐसा नहीं कि माध्यिका का टॉपिक नहीं डाला, माध्यिका का टॉपिक डाला। अगर आपने नहीं देखा तो देखें। आते इस क्वेश्चन पे, माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो यहाँ तो अरेंज ऑलरेडी दिया हुआ है, अरेंज करके दिया हुआ है, तो अपन इसकी माध्यिका निकाल देते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आपने क्या किया, पदों की संख्या गिना, पदों की संख्या गिना कि कितने पद हैं, तो पदों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, 8 पद है, इसका मतलब माध्यिका। तो 8 पद है तो माध्यिका क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। तो यहाँ पर 8 पद में बीच वाला क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से छोड़े 3 यहाँ से छोड़े, 38 और 32, 38 और 32 को जोड़ दिया, मतलब 38 और 32 को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, यह माध्यिका हो गई। तो कितना हो गई माध्यिका, 38 और 32 जब जोड़ा तो 70 डिवाइड बाय 2 मतलब 35, 35 हो गई माध्यिका। अभी बोलता है 35 हो गई माध्यिका। अभी बोलता है कि वृद्धि कब होगी, जब 32 को हटा दो, तो ये 32 को हटा देते, 32 को हटा देते, फिर हमारे आंकड़े कितने बचेंगे, आंकड़े कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचेंगे, 7 नंबर हमारे पास बचेंगे। 7 नंबर हमारे पास बच गए तो बीच वाला नंबर ही तो माध्यिका होते हैं। तो यहाँ पर बीच वाला नंबर आपको सेपरेट पता है क्या, हाँ सर सेपरेट पता चल गया, बीच वाला नंबर है 38, 38 आपका बीच वाला है, 7 नंबर है तो 38 आपका बीच वाला नंबर है। तो पहले जो माध्यिका आपने निकाले थे 35 आई थी, अब माध्यिका कितनी आ गई 38, तो 35 तो 38 का जो अंतर है वो कितना है 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस बात को भी समझ पाए होंगे। ठीक है, 3 जो आपका है वो माध्यिका इंक्रीज हुई है, वो आपका आंसर हो गया। तो इतनी आसान तरीकों से आपसे बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब आपने पहले से माध्यिका की वीडियो देखी होगी, समझ में आया होगा तभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है पहली 15 संख्याओं का
पहली 15 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल दें। कई लोगों को फॉर्मूला याद रखता है कि पहली बोलेगा n प्रथम, है ना, ये कई लोग याद रखते हैं। प्रथम n सम संख्या का औसत, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। कई लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं भाई, तो आपको फॉर्मूला पसंद है तो फॉर्मूला याद रख लो भाई, जो आपको पसंद है सब कर सकते हो, लेकिन कितना क्या चीज़ याद रख पाते हो हमें मालूम है कि एग्जाम में सब चीज़ डब्बा हो सकता है, कई बार याद है तो कर लो। प्रथम, अरे यार क्या कर दिया, प्रथम n सम संख्या का औसत, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1, जब भी औसत निकालो सम संख्याओं का तो। और यही अगर कंडीशन दिया कि प्रथम n विषम संख्या, ना विषम संख्या का बोला होता, प्रथम n विषम संख्या का, तो इसका फॉर्मूला होता है n। देखिए फॉर्मूला याद रहा, फटाक से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, तो याद रख लेना कभी अगर आसान सी चीज़ हो। लेकिन हम आपको और भी तरीके तो बताएं कि मान लो सर याद नहीं हुआ तो तब तो फिर बताएं ना, कोई और मेथड है तो बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया प्रथम n, लिख लिया ना, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है भाई, औसत है ना, n होता है। तो यहाँ पर अगर बोला 15 विषम संख्याओं का औसत तो 15 हो गया, प्रथम 15 तो 15 हो गया। अगर 15 सम संख्याओं का औसत बोला होता तो 16 हो जाता है, n+1, ठीक है, दोनों आपको याद हो गया। अब चलते सर कॉन्सेप्ट बताओ, कैसा कॉन्सेप्ट है। हमने बताया आपको जनरल कॉमन सा फॉर्मूला बताया है, एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, मतलब हमने ये बताया ना, डिवाइड बाय 2। कब होता है ये फॉर्मूला, जब डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। जब डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला लगा देना, आंसर हो गया। हालांकि जो सबसे आसान है वो याद करें ना, कोशिश करें कि याद रखें एग्जाम में, ऐसे कैसे नहीं याद होगा फॉर्मूला। अगर हमारा समय बचा रहा है, सेकंडों में उत्तर आ रहा है, तो हम करेंगे कोशिश उसको याद रखने की, लेकिन हर चीज के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो पेपर में आया वो, ठीक है। कई बार अगर क्वेश्चन के फॉर्मूले भूल भी जाओ तो भी सीख पाओ, तो वो सारी चीजें हम आपको स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहली विषम संख्या 1 है। अब 15वीं विषम संख्या बताओ, ठीक है, 15वीं विषम संख्या क्या होगी, 15वीं विषम संख्या होगी 29, ठीक है। और विषम संख्याओं का अंतर तो 2 का रहेगा ना, तो इसका मतलब अंतर तो समान है। पहली विषम संख्या 1 है और 15वीं विषम संख्या कितनी है, 29। अब कई लोग विषम संख्या भी नहीं निकाल पाते हैं, जैसे अगर हम आपसे बोलेंगे कि 115वीं विषम संख्या बताओ, 115वीं विषम संख्या बताओ, तो कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 115वीं विषम संख्या क्या होगी। देखिए हम टिप्स दे रहे हैं आपको, सारी चीजें सिखा देंगे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो 115वीं जो विषम संख्या वो क्या होगी, तो 115वीं विषम संख्या होगी, आप 115 का 2 गुना करें। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या सम संख्या के आने वाली पहली संख्या है। विषम संख्या क्या है, तो पहली विषम संख्या क्या है, 2, और पहली सम संख्या क्या है, 2, और पहली विषम संख्या क्या है, 1। तो देखिए पहली विषम संख्या जो है सम संख्या के पहले आती है, हर विषम संख्या सम संख्या के पहले आती है, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर हम ये समझाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं आपको कि आप क्या करें, पहली सम संख्या 2 फटाक से बता दोगे, फिर 12वीं सम संख्या 12 दूनी 24, 18वीं सम संख्या 36, ये सम संख्या तो आप फटाक से 2 गुना करके निकाल दोगे। ठीक उसी प्रकार से जब भी अगर विषम पूछेगा तो 1 माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना, क्योंकि पहले आती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो 115वीं विषम संख्या हमने आपसे पूछा है, तो पहले आप सम संख्या निकाल दे 230, पहले आप सम संख्या निकाल दे 230, 115वीं जो सम संख्या होगी वो 230 2 गुना कर दिया, विषम संख्या पूछे हैं 229 कर दो। ये आपको सबसे आसान तरीका पड़ेगा विषम संख्या निकालने का, ठीक है। हमने बोला 224वीं विषम संख्या, तो इतनी जल्दी आप क्विकली आपका माइंड नहीं निकाल देगा विषम संख्या, ठीक है। तो आप 244वीं सम संख्या निकाल दे, पहले आप इवन नंबर निकाल दे, इसका 2 गुना कर दे, कितना हुआ 448, ये हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर निकालना, 1 माइनस कर दो 447, ये हो गया आपका ऑड नंबर। तो इस तरीके से आपको बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो सर तरीका आना चाहिए और कैसे निकाले हम वो भी बता दिया आपको, ठीक है। तो 1 3 ऐसे कैसे करके 15वीं विषम संख्या हो गई, 30 का एक में से 15 का 2 गुना किया 30, 1 माइनस कर दिया 29, तो 15वीं विषम संख्या हो गई 29। अब ये आपने पूरी सीरीज लिख दी। चूंकि इस पूरी सीरीज का डिफरेंस सेम है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, मतलब कि 15 आपका राइट आंसर होगा, जो कि है भी और बन भी गया। चलिए, तो आई होप कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। चलिए अब आते हैं समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी पढ़िए क्या क्वेश्चन लिखा और अच्छे से पढ़ना, ध्यानपूर्वक, है ना। कई लोग यहाँ पर क्या एरर कर देते, ये एरर कर देते कि ये जो सिंबल देखिए यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में अंतर देखिए, है ना, यही अंतर गलतियाँ कर बैठते हैं जल्दीबाजी में। कैसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि यहाँ पर देखिए सिंबल देखिए, हिंदी में देखिए सिंबल इस तरह का है तो वो इस तरह का सिंबल समझते कि हाँ, लेकिन इंग्लिश में देखकर आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई ये -11 है, तो ये 11 नहीं है, ये -11 जिसका माइनस यहाँ पर छूट चुका है, यहाँ पर होना चाहिए था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये समझ जाना, ठीक है। तो ये सब एरर होती है, वो पहले हमने आपको एरर बता दी कि क्या क्या एरर होती है। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये हो गया पूरी सीरीज कि -11 सीरीज क्या है, -11 -8 और फिर -5 और डैश डैश 49,
ये पूरी सीरीज है आपकी। और फिर अब क्या पूछता, अंत से पांचवा पद, ये भी पढ़िएगा, अंत से पांचवा पद है ना, पांचवा पद नहीं बोल देना, अंत से पांचवा पद। तो अंत से पांचवा पद मतलब लास्ट अपन को पांचवें पद पे चलना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डैश डैश डैश। कॉमन जो डिफरेंस है डी, सर्वांतर जो होता है वो होता है सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपकी वो हो गई, माइनस फर्स्ट टर्म आपकी वो हो गई। तो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 11। तो 11 में जब आपने 8 घटा दिया तो कितना आया, कॉमन डिफरेंस जो आपका आया वो आया 3। कॉमन डिफरेंस जो आ गया आपका 3। आपको चलिए है अंत से तीसरा पद। तो अंत से तीसरा पद आपने कैसे निकाला, आपकी पूरी सीरीज आ गई, अंत से आपको तीसरा पद चाहिए। तीसरा पद चाहिए अंत से, सॉरी तीसरा नहीं पांचवा। तो आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगाते हैं या फिर ऐसे ही देख ली ना, 49 है तो 3 3 घटा देते हैं 5 बार, ठीक है, क्योंकि पांचवा पद चाहिए, अंत से पांचवा पद चाहिए। तो कितनी बार घटाना पड़ेगा, 4 बार, 1 2 3 4। आपको यहाँ वाला पद चाहिए 1 2 3 4 5, पांचवा पद चाहिए। तो इसमें से 3 कितनी बार घटाना पड़ेगा, 4 बार, 4 बार घटाना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, ठीक है, 3 3 घटाना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 12 को घटा दे तो कितना आया, 37 आपका आ गया अंत से पांचवा पद, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये अच्छा अब पहुंच गए अपन लास्ट क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, हमें तो लगा था 2 घंटे लग जाएगी क्या वीडियो बनाने में, -1 प्रथम पद और सर्वांतर कितना हो गया 2, ठीक है, प्रथम पद हो गया -5 और सर्वांतर कितना हो गया 2, उसके प्रथम 10 पदों का योग बताओ, ठीक है। तो एस एन बराबर में प्रथम 10 पदों का योग n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला ये होता है, या फिर इसी को सॉल्व करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। 2 फॉर्मूले बन गए। अब इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं दूसरा वाला, क्योंकि इसमें जो आंकड़े दिए हैं वो दूसरे वाले के लिए आसान है, ठीक है। एस एन बराबर में, तो n कितना है 10 डिवाइड बाई कितना हो गया 2, ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है -5, ठीक है, ब्रैकेट में 2a, ठीक है, 2a मतलब -10। फिर कितना हो जाएगा n-1, n-1 का मतलब कितना हो गया, n-10 में से 1 गया, कितना हुआ 9। 2 डी का मान कितना, n-10 मतलब कि 10 में से 1 गया 9 हुआ, डी का मान कितना हो गया 2, तो 9 दूनी 18। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट देंगे तो 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 प्लस का 18, मतलब कि प्लस का 8 और 5 का गुणा कर दें तो 8 पंजे 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 आपका राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में होगी। चलिए तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं, और याद रखें कि अगर आपको, चलिए तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप याद रखें कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ही हमें ये समझ में आता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और हमें प्रोत्साहन मिलती है कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लाते रहें। और क्या करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट में हमें जो भी डाउट रहेगा, जो भी क्वेरी रहेगी वो करें, आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी वो बताएँ, और जो भी क्वेरी रहती है वो सारी चीज़ें करें, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। तो याद रखें कि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और जो भी आपके एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल है वो सारे इस वीडियो पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और ये फ़ायदा इसमें ये भी रहेगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर डिस्कशन का ऑप्शन हमने चालू किया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ लिंक और ये सारी चीज़ें नए भी चाहिए हो तो आप केवल इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप पर आपको क्या रहेगा, इस ग्रुप में आपको मैथ्स के सारे क्विज मिलेंगे आपको, ठीक है, मैथ्स के सारे क्विज रहेंगे, रीजनिंग के क्विज रहेंगे, हालांकि दोनों ही ज्वाइन करें। इसमें आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ और लिंक बस मिलेगी, और यहाँ पर डिस्कशन का ऑप्शन, इसी में आपको डिस्कशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे ये चैनल को आप ज्वाइन करेंगे। इस चैनल पर आपको क्या रहेगा, इस चैनल पर आपको मैथ्स के सारे क्विज मिल जाएंगे। मैथ्स के क्विज डेली रात को 10 बजे किए जाते हैं, 10 PM पर, और भी अलग अलग शिफ्ट पे और भी आगे कुछ अपडेट कर सकते हैं हम इस चीज़ों को, और भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा सकते हैं। रीजनिंग के आपको क्विज मिलेंगे, तो ये सारे क्विज के लिए भी आप इस चैनल को